नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे घर पे एक छोटा बच्चा आया था। सोफे पे बैठ के लेज खा रहा था। पैकेट थोड़ा बड़ा था तो हवा के साथ लेज भी थी। किसी एक इंस्टेंट पर वो रेट मुझे दे रहा है। अगर ऐसे हर इंस्टेंट पर मेरे पास रेट है तो मैं उस हर इंस्टेंस के रेट को उठाऊंगा और ओवर टाइम आई प्रोड्यूस द टोटल चेंज। यानी डिफरेंशिएशन का काम था तोड़ना किसी के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना किसी के रिस्पेक्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करेंगे, दैट इज एरिया अंडर अ कर्व। ये पूरा मुझे एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया मुझे चाहिए। ठीक, आई वांट दिस एरिया। कैन यू टेल मी व्हेदर यू फाइंड द एरिया और नॉट? कॉल किया तो उसको कटा 10 बच्चा 2 into 10 20 और टोटल आंसर आएगा 30। और एरिया है तो पता चलना चाहिए इसलिए यूनिट स्क्वायर। एक कर्व है और देखिएगा मैं पेन नहीं उठा रहा, ना कोई ब्रेक है, ये कर्व है। इट्स अ स्मूथ कंटीन्यूअस कर्व। ठीक है। अच्छा, पिछले वाले कर्व और इस वाले कर्व में कुछ तो डिफरेंस है। पहले वाले में टक टक, अब वाले में कोई टकाई, बिकॉज इट वाज स्मूथ कंटीन्यूअस कर्व। रीजन अभी आपके पास है, ये जो अभी शेडेड रीजन है। मान लीजिए वही सेम डिस्कशन इसके लिए करना हो तो यहां से यहां तक लाइन खींच दो, यहां से यहां तक लाइन खींच दो, और ये नीचे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये हो गया, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। तो ये बचे वाले का क्या करोगे? इसका क्या करोगे? छोड़ दोगे? ये गलत है। फर्स्ट आई विल डिवाइड दिस इनटू इनफाइनाइट पार्ट्स। क्या कर रहा हूं, दिख रहा है? वो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में तोड़ लिया ये वाली। तो ऐसे ये एक स्ट्रिप है। अब मुझे इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो पहली बात, सर ऐसे कितने एरिया होंगे? 1 2 3 5 10 लाख करोड़ अरब, बहुत सारे। ये वाली तो ऐसे ये एक स्ट्रिप है। अब मुझे इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो पहली बात, सर ऐसे कितने एरिया होंगे? 1 2 3 5 10 लाख करोड़ अरब, बहुत सारे। कि वो एक स्ट्रिप एक लाइन जैसी हो जाए। क्या भाई? एक स्ट्रिप एक लाइन जैसी हो जाए। इनफाइनाइट बार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गो। सो लेट्स बिगिन अगेन। व्हाट वाज डीए क्या था? वो था वाई डीएक्स, एक स्ट्रिप का एरिया। और ऐसे कितने एरिया? इनफाइनाइट। तो जिंदगी नहीं बतानी हमको। हम समेशन की जगह पे सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन का। एरिया इट इज नॉट एट एन इंस्टेंस, इट इज एक्यूमुलेटेड ओवर अ रेंज। टोटल चेंज है ये x1 से लेके x2 तक। तो इस x1 और x2 को हम कहते हैं लिमिट। दिस इज कॉल्ड एज लिमिट। ये भी लिमिट है। एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट। 2 मिनट के लिए मान लीजिए मैं लिखूं एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ x dy, और इस बार x इज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, एरिया है x dy। पढ़ के बता क्या है वो x dy। पढ़िए एक बार, पढ़ियो। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? व्हाट इज दिस? ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y गिव्स एरिया अंडर y x कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां गलती है, कंटीन्यूअसली चेंजिंग रेट यानी रेट ऑफ चेंज, और उससे अगर मुझे डेल्टा y निकालना है तो सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ r dx उड़ा दो फ्रॉम x1 टू x2, व्हिच इज आल्सो द एरिया अंडर कर्व। उसी को हमने पहला एप्लीकेशन बोल दिया। और लास्ट पॉइंट है एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी ओवर एन इंटरवल। आप उसको चेंज करिए, सारे dv जोड़े तो मिला डेल्टा v, और वहां मिला इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t1 टू t2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया अंडर एटी कर्व। एरिया अंडर एटी कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया निकालते हैं तो वो हमें। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अच्छा, t स्क्वायर dt का इंटीग्रल क्या आएगा? तो आएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1। जो वेरिएबल है वहां पर लिमिट लगाई 0 से t तक। सर यहाँ पे तो आपने डेल्टा x लिख दिया। अबे एक ही बात है ना यार, तुम उसको इंटीग्रेट करते x मिलता फिर लिमिट पुट करते तो वो डेल्टा ही देता। यहाँ पे 2 स्टेप ज्यादा किया मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया जो इससे पहले लिखा हुआ था कि भैया ये वैल्यू ऑब्टेन करनी है। जाना वैसा ही है। शुरुआत देखिए, शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है a इज इक्वल टू 60, नॉट 60, 6t इज द वेरिएबल टाइम। सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है। तो एक इनिशियल छुपाई, सर नहीं छुपाया। वाह। तो x ऑफ 3 क्या है? 2 into 9 क्या आएगा? 18। यूनिट बोलिए जल्दी से, मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट भी 18 मीटर है, फाइनल पोजीशन भी 18 मीटर है। क्योंकि डेल्टा x इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम t1 टू t2। यानी एरिया अंडर 80 कर्व इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t1 टू t2 गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। लिमिट पुट करेंगे, ये मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 कॉमन लिया नीचे, इज इक्वल टू a की जगह पे लिख सकते हैं f ऑफ x into dx फ्रॉम x1 टू x2। तो क्या ये कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी हमको दे रहा है? अपने को चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। शुरुआत है a इक्वल टू 2x से, यानी वी हैव a इक्वल टू 2x। अब इस a इक्वल टू 2x को उठा के a की जगह पुट कर दो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a की जगह पे मैंने लिख दिया 2x एंड इट इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू dx। व्हाट इज द लिमिट ऑफ x? अरे फंक्शन चाहिए ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू ऑब्टेन होगी जिस पर्टिकुलर इनिशियल x से आप फाइनल x तक गए हैं, उस एरिया को निकालने के लिए। तो ये हमारा कैलकुलस का समरी है। तो ये बोला कि भैया जब इनिशियली वो चिप्स आंखें थे पूरे थे और हम एक एक करके चिप्स निकाल पा रहे थे तो दे वर डिस्क्रीट काउंटेबल नंबर्स। लेकिन जब उसने एकदम क्रोध में उसको पूरा चूरा करके एकदम टाइनी पार्टिकल्स इनफाइनाइट स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया, तो अब मैं उसको जोड़ना गिनना इतना आसान नहीं। तो उसके लिए पूरी ब्रांच कैलकुलस की बनानी पड़ी। दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। यानी एडिशन, जोड़ना, समेशन 2 तरह के होते हैं। नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे घर पे एक छोटा बच्चा आया था। सोफे पे बैठ के लेज खा रहा था। पैकेट थोड़ा बड़ा था तो हवा के साथ लेज भी थी। शांति से खा रहा था। तभी मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि 2 सेकंड में जितने चिप्स तुम बाहर निकाल सकते हो मुझे काउंट करके बताओ। उसने 5 चिप्स बाहर निकाले।
तभी मैंने वो 5 चिप्स उठाए और खा गया। ऐसा करने पर उसको इतना क्रोध आया कि उसने पूरा पैकेट उठाया और उसको एकदम क्रश कर दिया। इस तरह से क्रोध में क्रश किया कि वो एकदम पाउडर जैसे हो गए, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए जो चिप्स थे। अब मैंने उसको कहा कि बेटा 4 सेकंड में निकाल के बताओ कितने पीसेस हैं, 4 सेकंड में। तो भाई एक तो वैसे ही गुस्से में था, उसने चिप्स का पैकेट फेंका और निकल लिया। मैंने वो चिप्स का पैकेट उठाया, खाने की इच्छा से नहीं, एक जिज्ञासा से। और वो ये थी कि अगर मान लो किसी का मन करे कि यार इस चिप्स के पैकेट के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो काउंट करने का मन करे, तो ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी। जब चिप्स पूरे थे, when they were whole, it was very easy because they were countable entities. It was easy. बट जैसे ही उनको इतने फाइन पीसेस में, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अब तो जिंदगी बीत जाएगी उन्हें गिनने में। तो तभी मेरे दिमाग ने कहा कि वी नीड इंटीग्रेशन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डिफरेंशिएशन, लेट्स टेक दैट एज अ बेसिस टू बिगिन विथ इंटीग्रेशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या था, क्या देता है वो? तो रेट देता है, रेट ऑफ चेंज देता है। अगर मैं उस रेट ऑफ चेंज को शॉर्ट में रेट कह रहा हूं, तो मुझे रेट एट एन इंस्टेंट देता है। किसी एक इंस्टेंट पर वो रेट मुझे दे रहा है। अगर ऐसे हर इंस्टेंट पर मेरे पास रेट है, तो मैं उस हर इंस्टेंस के रेट को उठाऊंगा और ओवर टाइम आई विल प्रोड्यूस द टोटल चेंज। So let's define the integration in a very basic and rudimentary way. क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन फिर से शुरू करेंगे, अभी तो ये सिर्फ उसका माहौल बनाते हैं, समझते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में समझा कि भैया स्लोप या रेट ऑफ चेंज 2 तरह के होते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। फॉर एवरेज यू डोंट नीड अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ टूल, यू जस्ट नीड अ फॉर्मूला वेयर यू कैन सब्स्टिट्यूट द पॉइंट्स। खत्म। In the same way, let's try and understand why integration is needed. So integration adds up all those rates. जो रेट अपने को डिफरेंशिएशन ने हर मोमेंट पे दिया, उस हर मोमेंट के रेट को उठाओ एंड टेक इट ओवर टाइम टू गेट द टोटल चेंज, टोटल एक्यूमुलेशन, कितना इकट्ठा हुआ। यानी डिफरेंशिएशन का काम था तोड़ना किसी के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना किसी के रिस्पेक्ट में। एंड दैट किसी के, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ रेट एंड कंसिडरिंग एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हियर वी आर टेकिंग इट ओवर टाइम टू गेट टोटल चेंज। बहुत ही आसान चीज है, बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं अभी पूरा क्लैरिटी से बात आप तक फेंक दूंगा, तो आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने नहीं रहेंगे। एंड एट द एंड लेट मी प्रॉमिस यू दैट यू विल टेक इट अवे विथ यू हाउ टू इंटीग्रेट and what are the basic examples. Because अगर इस चैप्टर का सहारा लेके ये बात आपके दिमाग में उतार दी जाए, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरह आपके दिमाग में बिठा दी जाए कि why integration is needed, the moment the question will come, you'll start integrating. Not straight away, पढ़ोगे पहले, obviously. As we've already finished with the identities and rules of integration, कैसे करना था वो सीख चुके, अब कहां करना है वो सीखना है, और क्यों करना है वो जानना है। तो हम जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करेंगे, दैट इज एरिया अंडर अ कर्व। एरिया अंडर अ कर्व, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं पहले, ठीक है, कि एरिया अंडर द कर्व होता क्या है। एकदम हौले हौले शांति से समझेंगे भाई इसको, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस इज वाई and this is x. Let's say there is a curve, इस तरह का एक कर्व है, ठीक है। अब जो मुझे चाहिए पहले मैं वो बता देता हूं, फिर मैं जाता हूं एरिया अंडर अ कर्व पे और समझाता हूं कि क्यों इंटीग्रेशन चाहिए एंड वेयर इट इज नीडेड, क्यों नेसेसरी है। कि फालतू में पूरा कैलकुलस पढ़ा के आदमी चीख चिल्ला रहा है कब से, और आप भी सुन रहे हैं। आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उस पर जो वाइब्रेशन हो रही है
वो आपके दिमाग तक पहुंचने में जो इमोशन, एनर्जी, टाइम यूटिलाइज हो रहा है, उसका कुछ तो फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। तो y वर्सेस x कर्व है, यहां पर कर्व में ये जो पॉइंट है ये है x1 एंड लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है वो है x2, और मैं जिस रीजन को अभी शेड कर रहा हूं ये वाला, ये शेडेड एरिया। अच्छा, अब एरिया अंडर द कर्व जब भी निकाला जाता है तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, किसी न किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे आप यहां नोटिस करिए, इस डेफिनेशन में एक चीज लिखी हुई है, रेट्स ओवर टाइम, यानी दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विथ विच यू आर फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन या टोटल चेंज इज टाइम, ओवर टाइम यू आर फाइंडिंग इट। तो सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है, ये तो आसान बात है। एंड डोंट वरी, एवरी वर्ड विल मेक सेंस आफ्टर सम टाइम, चिंता मत कर कि एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पे आप क्या इधर घुसेड़ेंगे, एट द एंड वही मैटर करता है। कोई भी पढ़ा ले, कितना भी आसपास इंफॉर्मेशन घूम रही हो, कितना भी आपके मन में उत्सुकताएं, निराशाएं उफान मारे, एट द एंड यही मैटर करता है कि आप अपने साथ किसी डिस्कशन से क्या लेके जाते हैं, बिकॉज ये बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है। यहां एक सोच बेयर करनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके आसपास कान के पास बैठ के कोई भी चैप्टर का नाम, फॉर्मूले का नाम या वहां पे क्या लगाना है ये नहीं बताने वाला, आप खुद ही हैं, और अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पर, अपने कॉन्शियंस के बेसिस पर यू विल डिसाइड व्हाट टू डू। नाउ एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या, पहले तो वो समझते हैं। पहली बात, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकाला जा रहा है, जैसे मैं इस केस में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया फाइंड कर रहा हूं, तो मेरा बेसिस एक्स है, ठीक है। अब ये जो शेडेड एरिया है इसे एरिया अंडर द कर्व कह रहे हैं, तो जैसे स्लोप को डिफाइन किया था वैसे एरिया अंडर द कर्व को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व? द एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द रेफरेंस एक्सिस। भाई जिसके रिस्पेक्ट में आपको एरिया चाहिए, जैसे आप देखिए मैंने यहां y1 से y2 को नहीं भेजा, आप खुद सोचिए, एरिया ये भी हो सकता था, रुकिएगा लाल रंग से मैं उसको, ठीक है, एरिया ये भी हो सकता था, नहीं रुकिए लाल रंग तो यूज हो गया ना, मजा नहीं आएगा, वाइट, ओके ओके, ये है। अब एरिया भी ये, मतलब ये जो व्हाइट कलर शेड किया ये भी एरिया हो सकता था, ये भी हो सकता है लाल वाला, लेकिन हम कहां से कहां एरिया निकाल रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है, कर्व और एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में एरिया, टोटल एक्यूमुलेशन, टोटल चेंज फाइंड किया जा रहा हो, या सिंपल भाषा में कहूं कि जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना है वो क्वेश्चन आपको बताएगा, वो सिचुएशन आपको बताएगी, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। तो यहां कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसे कह रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। मैंने सिर्फ ये बोला, कर्व के नीचे, एक्सिस के ऊपर, ये सब नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि कर्व और एक्सिस के बीच में। भाई अगर कर्व नीचे होता तो फिर से यही पॉइंट नीचे यहां एक्सटेंड करिए, ठीक है, कर्व आगे तक ले जा रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड, और ये मैंने शेड कर दिया, ये तो ये भी तो एरिया अंडर द कर्व है। वो तो डिपेंड करेगा ना कौन सा एरिया अंडर द कर्व चाहिए, किसकी डिमांड है, वो क्वेश्चन बताएगा, डोंट वरी। बस सिर्फ अभी ये समझ, एरिया अंडर द कर्व का मतलब है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। अब ये मत बोलना सर ऐसा कैसा कर्व ऊपर भी है नीचे भी, अबे पैराबोला होता है, वो आप चिंता मत करिए, वो मैथ्स ध्यान रख लेगी, वो आपको इंटीग्रेशन जो सिखाया था, वो जो हम जिस पॉइंट पे जाके अभी टिकेंगे वो ध्यान रख लेगा उस चीज का। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है, कर्व और हमारी फोकस्ड एक्सिस के बीच का एरिया, यानी जिसके रिस्पेक्ट में आपको वो टोटल क्वांटिटी का चेंज चाहिए। जैसे हमने कहा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान ले टाइम है, तो मैं कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालूंगा, वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। जनरल डिस्कशन y वर्सेस x के साथ करते हैं। अब मान लीजिए कोई बोलता कि ये जो आपका पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कर्व है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, अरे किसके रिस्पेक्ट में एरिया निकालेंगे। स्लिप ऑफ टंग, सरप्राइज नहीं खोलना भाई, धीरे धीरे आना चाहिए, इधर बैठेगा ना ऐसे, ओह ये बोला, ठीक है, भूल जा भूल जा भूल जा, कसम है तुझे, भूल जा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर शेडेड रीजन है व्हाइट वाला, ये निकालने का मतलब है दैट वी आर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द y एक्सिस, यानी y के रिस्पेक्ट में। और ये कह रहा है कि भैया अगर कर्व नीचे होता
तो इस कर्व और एक्स के रिस्पेक्ट में एरिया निकाल रहे हैं तो ये रहा शेडेड रीजन। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब है कर्व और जिस भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहा गया है उसके बीच का एंक्लोज्ड एरिया। और ये x1 x2 क्या है, लिमिट है कि भैया x1 से पहले की चिंता मत करो, x2 के बाद की चिंता मत करो, जस्ट वरी अबाउट x1 to x2। चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने आसपास के शोर को अगर अपने अंतर मन तक जाने देंगे तो आपको तकलीफ होगी। रीजन बीइंग आप उस सारे शोर को सही मान रहे हैं। लेट मी टेल यू, प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। मैंने जितने भी बच्चे देखे उन्होंने बहुत कुछ किया, बट जिन्होंने बहुत कुछ किया और जिन्होंने बहुत कुछ सोचा उनके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस था। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन देम। दोनों शुरुआत में सेम दिखते हैं, लेकिन जब वही सोचने वाला इंसान स्टेप्स लेने लग जाता है तो उसको क्लैरिटी आने लग जाती। कुछ तो सीखेगा ही, भले वो तरीका गलत लगे बाद में, कुछ दिन बाद जाके, बट मिलेगा कुछ ना कुछ। जस्ट रिमेंबर दिस, whenever you start something you will feel different, whenever you move into that, आप और ज्यादा डीपर जाएंगे उसमें तो आपकी फीलिंग बदलने लगेगी, चेंज होने लगेगी। then you need either you consider it as a error and you move on to a new thing, or else you try to make it work by improvisation। कुछ ना कुछ करके, भैया हम हैं हिंदुस्तानी, ढीठ हैं, कहीं भी भेज दो, कैसे भी रख दो, आदमी पहुंच तो जाएगा अपने उसी पॉइंट पर जहां उसे जाना है। इतने ढीठ हम हैं, रिमेंबर दिस। तो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। अच्छा, आप एरिया अंडर द कर्व कैसे कैसे कर्व हो सकते हैं? तो मान लीजिए मैं आपके सामने अभी जिस तरीके से एरिया अंडर द कर्व को शुरू कर रहा हूं, ये तो खाली समझाना था कि एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है। अब कर्व तो कैसा भी हो सकता है, तो मैं दोबारा एक बार यहां पर डिफाइन कर रहा हूं एरिया अंडर द कर्व को। और ध्यान से देखिएगा, अब मैं किस कर्व के बारे में बात कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। लेट्स से वी हैव अ कर्व, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और एक जो कर्व है हमारे पास वो भी बना रहा हूं मैं, ऐसा कर्व है, ये कर्व है, ठीक है। उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी मार्क कर देता हूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये जो पॉइंट्स हैं वो भी मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है 0, ये है 2, और लेट्स से ये है 4। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विथ व्हाट ये क्वांटिटी क्या है, मैं उसमें अभी कंसर्न नहीं हूं। मैं सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि क्या एरिया अंडर द कर्व यहां पर निकल पाएगा या नहीं। तो y वर्सेस x कर्व दे दिया और उसमें ये कर्व है, ये छाप दिया, मतलब जैसा भी फंक्शन रहा होगा, जैसा y और x के बीच का रिलेशन है उसको प्लॉट किया तो ऐसा कर्व बना, बढ़िया, ठीक है। ब्रेक होता है ये कर्व, ऐसा कंटिन्यूस स्मूथ बिना पेन उठाए नहीं छाप दिया, ये टक, ठीक है। तो इस तरह का अगर कर्व है मान ले, और ये वैल्यू यहां पर, ये जो वैल्यू है मैं ये भी मार्क कर रहा हूं, लेट्स से ये 10 है, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो अभी आप यूनिट पे फोकस मत रहिए बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया अंडर कर्व, एंड व्हेन द एरिया अंडर कर्व विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड डायरेक्टली, देन एक हीरो की एंट्री होगी, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल सुना है। तो अब यहां पे मान लीजिए ये वाला एरिया मुझे निकालना है, ठीक है, ये, और ये भी पूरा शेड कर देते हैं, ठीक। ये पूरा मुझे एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक। आई वांट दिस एरिया, कैन यू टेल मी वेदर आई विल बी एबल टू फाइंड द एरिया और नॉट? बहुत मुश्किल सवाल है, क्या करें? अरे भाई साहब, ठीक है, गोली वोली मार देगा आदमी, ऐसी बात, ठीक। तो यहां पे एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे? तो आप समझ रहे हैं, मान लीजिए इसको, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो क्या आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि एरिया का मतलब होगा यहां पर पार्ट 1 प्लस पार्ट 2? कुछ कुछ के पार्ट नहीं बनने चाहिए, बट ठीक, क्या करें, ठीक। तो पार्ट 1 पार्ट 2, अच्छा, अब पार्ट 1 का एरिया क्या होगा? तो कैन यू सी दैट इट्स अ ट्राइंगल, सो इट विल बी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एंड सेम वे में दूसरा जो पार्ट है वो है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ही, हाँ रेक्टेंगल है भाई, ये तो इट्स अ रेक्टेंगल। चिंता मत कर, ये वो पार्ट नहीं है जिसको एकदम ही एम्फेसाइज करके आपको इंटीग्रेशन आएगा, नहीं, ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज नीडेड एंड व्हेन इट इज नॉट। क्या आपको लगता है दिस इज द पॉइंट वेयर आई शुड कंसीडर द हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल? नो, बट आई एम टेकिंग इट, और मैं ज्यादा उसमें लिख नहीं रहा, जब समझा रहा हूं। तो देखिए, एरिया ऑफ पहला पार्ट क्या है? ट्राइंगल का एरिया निकालना। अच्छा जी, ट्राइंगल का एरिया बोल क्या होता है?
1/2 बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया बोल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं इस कर्व पे आऊं तो मुझे दिख रहा है कि बेस कितना है भैया, बेस है 2 यूनिट। ये देखो, ये लेंथ यहां से ये 2 यूनिट, और हाइट कितना है 10 यूनिट। यूनिट मतलब कोई क्वांटिटी गिवन नहीं, इसलिए यूनिट बोल रहा हूं मैं, जनरल। अच्छा, अब उस रेक्टेंगल को देख, ये कितना यूनिट है, 2 से 4 मतलब 2 यूनिट, और ब्रेड्थ कितना है 10 यूनिट, यानी 2 इंटू 10। इसको सॉल्व किया तो 2 से 2 कटा, 10 बचा, 2 इंटू 10 20, और टोटल आंसर आएगा 30। और एरिया है तो पता चलना चाहिए, इसलिए यूनिट स्क्वायर, जस्ट बताने के लिए, वो यूनिट कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो एरिया निकाला कितना है, 30 यूनिट स्क्वायर। अच्छा जी, क्या इसमें मुझे कोई मैथ्स के स्पेशल टूल की आवश्यकता थी कि सर ये नहीं होता तो अब क्या करेंगे? अरे फॉर्मूला तो नहीं था, अबे ट्राइंगल रेक्टेंगल गिरा के, ट्रेपेजियम बोले तो फिर भी एक बार समझाऊंगा मैं उसको, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। बट कोई नहीं, बताया मैंने तब भी, ओके। अब ये वाला एरिया निकालना आसान था, बिकॉज ये एक नोन शेप में ब्रेक हो गया। नोन शेप, सिंपल ये शब्द सुनिएगा, नोन शेप। नोन शेप का मतलब ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है, ट्रेपेजियम, ऐसे फिगर्स, ऐसे शेप्स या कर्व ऐसा हो जिसको जब तोड़े डिफरेंट पार्ट्स में तो वो नोन शेप में ही टूटे। तो ऐसे केसेस में आई कैन डायरेक्टली फाइंड द एरिया विदाउट एनी हेजिटेशन। बट लेट्स से वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर अ स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व। एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व में अगर मुझे एरिया निकालना है, यानी इसको ध्यान से सुनना आप, इससे पहले भी सुना ही होगा और जरूरी भी है, क्योंकि भैया फिजिक्स है, यहां सुनना भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है, और साथ ही साथ करना भी जरूरी है। तो ये y वर्सेस x है, मान के लीजिए यही है। अब यहां पे एक कर्व है, और देखिएगा मैं पेन नहीं उठा रहा, ना कोई ब्रेक है, ये कर्व है, इट्स अ स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले कर्व और इस वाले कर्व में कुछ तो डिफरेंस है, पहले वाले में टक टक, अब वाले में कोई टकाए, बिकॉज इट वॉज स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व। अब किसी ने बोला कि मुझे यहां से, लेट्स से ये x1 है और यहां तक लेट्स से ये x2 है, ठीक है। ये वाला जो पूरा रीजन है, ये जो इसके बीच में जो एरिया एंक्लोज्ड होगा, ये चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व जहां पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा, और ये कंटिन्यूअस कर्व। अब इस कर्व का अगर एरिया चाहिए तो क्या तरीका होगा? सर सिंपल है, आपने अभी बोला नोन शेप का एरिया निकाल सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। तो सर एक तो ट्राइंगल हो गया, ओहो, एक तो ये वाला हो गया, एक तो ये वाला हो गया। अबे गोला नहीं बनाया दिखाने के लिए कि ये जो ट्राइंगल के अंदर का एरिया वो, एक तो ये हो गया। अच्छा सर एक काम करते हैं, यहां फिर से लाइन खींच देते हैं, तो फिर ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसका एरिया निकाल लो। अच्छा जी, सर यहां से अब क्या करें, ओके, चलो यहां से यहां तक लाइन खींच दी, उसका एरिया निकाल लो। फिर यहां से यहां तक लाइन खींच दी, उसका एरिया निकाल लो, जहां तक ट्राइंगल बने। ऑब्वियसली बात, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, मैं बना नहीं रहा हूं बार बार, नहीं तो यही करता रह जाऊंगा, ट्राइंगल पे ट्राइंगल बनाता। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना बना के मजे तो ले लोगे, क्या आप उसका एरिया निकाल पाओगे? इज इट पॉसिबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एरिया एंक्लोज्ड इनसाइड द कर्व? नो। व्हाई? बिकॉज अगर आप इसको नोन शेप में तोड़ भी लें, तो एक बात ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ एरिया रह जाएगा। इसका मतलब ये सही तरीका नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वे टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व। बट इससे पहले वाले सर आपने ऐसा तो नहीं बोला, वहां तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप खुशी खुशी 30 यूनिट्स को निकाल के आगे बढ़ गए, क्यों? बिकॉज ये नोन शेप था, और अब जो कर्व लिया है ये एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है। ऐसे केस में ग्राफ पेपर पे इसको बनाकर आपकी इच्छा होगी कि एरिया निकाल लें, तो बाबूजी ना होगा।
तुमसे ना हो पाए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस कर्व है। सबकी बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग मी। तो ऐसे कर्व का एरिया निकालने का क्या तरीका है? लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले जो अपने को एरिया चाहिए वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला शेडेड। देखिए अब क्योंकि x1 से x2 डिफाइन कर दिया है, इसलिए उसी के बीच का एरिया निकालेंगे। मैंने इससे पहले जब समझाने की कोशिश की आपको कि वो एरिया क्यों नहीं निकल सकता, तोड़ रहा था, तब मैं पूरा एरिया निकाल रहा था। वो छोटा वाला पार्ट जो बच गया ना, ये वाला, ये भी निकाल रहा था। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर वो वाला कैसे। ऑब्वियसली बात है, जो रीजन अभी आपके पास है, ये जो अभी शेडेड रीजन है, मान लिया वही सेम डिस्कशन इसके लिए करना हो, तो यहां से यहां तक लाइन खींच दो, यहां से यहां तक लाइन खींच दो, और ये एक नीचे आपको दिख रहा होगा, ये वाला देख, ये हो गया, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। तो ये बचे वाले का क्या करोगे? इसका क्या करोगे? छोड़ दोगे? ये गलत है। ये तो ऐसा करने पे आप एक पाप कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। तो ये अलाउड नहीं, दिस कैन नॉट बी डन। सो व्हाट कैन बी डन? तो सबसे पहले आप समझ गए शेडेड एरिया कौन सा है, तो मैं यहां पे लाइन हटा दे रहा हूं। और अब मुझे एरिया निकालना है, तो मैं कैसे प्रोसीड करूंगा? ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व, सिंपल। 1 से लेके 5 तक के बीच में बताओ कितने नंबर आते हैं। इंटीजर नहीं पूछ रहा हूं मैं, कितने नंबर्स आते हैं उस नंबर लाइन पे, कितने नंबर होंगे? 5 होंगे। इज इट पॉसिबल? अबे इंटीजर 5 है, डिस्क्रीट वैल्यूज 1 2 3 4 5, but let's say if I'm asking you about all the numbers, so there will be infinite numbers. If you are considering 1 to 5 continuous, then there will be infinite numbers. अरे 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट होंगे, 2 से 3 के बीच में भी इनफाइनाइट होंगे। तो ये मतलब यू हैव इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 to 5। तो यहां पे भी यही सेम बात है कि x1 से लेके x2 के बीच में कौन सा x है जिसके बारे में आप चर्चा कर पाएंगे? कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे लेने पड़ेंगे। कितने x हैं? x1 से x2 के बीच में कितने x हैं? लोगों के तो बहुत होते हैं, लेकिन इसमें कितने? इनफाइनाइट। तो अब आपके पास ये तरीका तो नहीं है कि ब्रेक करो नोन शेप में, तो क्या करने का? तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, सुनेगा एकदम ध्यान से। फर्स्ट आई विल डिवाइड दिस इनटू इनफाइनाइट पार्ट्स। क्या कर रहा हूं, दिख रहा है? वो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में तोड़ लिया, ठीक है भाई साहब, कोई नहीं, ठीक है। ये इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होंगी, आगे पीछे जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा काम चित्रकारी नहीं, इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व निकालना सिखाना है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे मैं ऐसी स्ट्रेट लाइंस खींच रहा हूं पैरेलली, और ऐसा जरूरी नहीं कि 1 2 3 लाइंस होंगी। अरे भाई कितने एक्स होंगे? बोलिए कितने एक्स होंगे? तो देयर विल बी इनफाइनाइट एक्स। तो अगर इनफाइनाइट एक्स हैं और ये चीज वेरी कर रही है, कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, तो आपको नहीं लगता अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इस पर्टिकुलर एरिया को नॉन शेप में तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए? लेकिन मेरे पास और कोई तरीका है भी नहीं। तो अगर मेरे पास और कोई तरीका है नहीं तो मैं क्या करूंगा? तो देयर इज अ सिंपल वे फॉर इट, व्हाट आई विल डू। ठीक, सिंपल वे क्या है? ऐसा लग रहा है अपने आप से बात कर रहा था, क्योंकि ये मजा आता है, ये नहीं, ठीक है। तो ये जो मैंने पार्ट्स किए, ब्रेक किए, इसको इतना बढ़िया जालीदार स्ट्रक्चर में बना दिया, इसके पीछे कोई बिठा भी दो अच्छा लगेगा? नहीं, ये जो स्टेप मतलब अभी जो रीजन बनाया, इस तरह से तोड़ा मैंने इसको। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस शेप है, कंटिन्यूअस कर्व था, तो मैं इस एरिया को, टोटल एरिया को नाम देता हूं ए। टोटल एरिया का नाम क्या है? ए। दैट इज द एम विच आई वांट टू कैलकुलेट, दैट इज ए। यही मुझे निकालना है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। अरे ज्यादा भावना आ जाए, ओके, एरिया। तो ये एरिया मुझे ए चाहिए। अब ये एरिया निकालने का क्या तरीका? व्हाट इज द वे आई कैन फाइंड द एरिया? सिंपल, आप सबसे पहले क्या करो, मैं इसको जूम करूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, क्या जूम करके मजा आएगा, ठीक है। ये देख, अब ध्यान से देख, मैंने इस एरिया को जूम कर दिया है, वही बदल थोड़ी गया। कैन यू सी वन थिंग कि यहां पर जो
एरिया अंडर द कर्व है, मान लीजिए अगर मैं, ये कोई एक स्ट्रिप है, ये वाली, रुकिए ऐसे नहीं, ये एक स्ट्रिप है, अब मुझे इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो पहली बात, सर ऐसे कितने एरिया होंगे, 1 2 3 5 10 लाख करोड़ अरब, अरे बहुत सारे। when you cannot count, you will say infinite. So each and every strip is having some area, because what is the total area A and what is the area of this strip? इस एक स्ट्रिप का एरिया बता सकते हो कितना होगा? तो मैं इस एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इस एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा, इस एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा, वो एरिया निकालेंगे एक स्ट्रिप का। तो एक स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे हैं अपने, और पहली बात, इस स्ट्रिप के एरिया, ये वाला जो स्ट्रिप है, इसके एरिया को नाम दे रहा हूं मैं, इसको मैं कह रहा हूं डी ए। डी ए क्यों? अबे ऐसे इनफाइनाइट है, तो उस एक, मैंने जूम करके दिखा दिया स्ट्रिप क्या थी। अब वो जो स्ट्रिप है उसको मैं अलग कर रहा हूं और मैं उसका जूम्ड वर्जन बना रहा हूं, जूम्ड वर्जन, जूम्ड, ठीक है, जूम्ड वर्जन, एक मिनट, ये उसका जूम्ड वर्जन है, ठीक है, स्ट्रिप वही है, उसका जूम्ड वर्जन यहां बनाया। ये एरिया कितना है, बोलेंगे भाई ये एरिया कितना है, तो दिस एरिया इज डी ए। भैया ये तो डी ए, इसका नाम तो डी ए है, डी ए, दिए हैं डी ए, कहीं नहीं दिए हैं, डी ए है। तो डी ए मीन्स अ वेरी 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 स्मॉल पार्ट ऑफ दैट टोटल एरिया। टोटल एरिया ए है, जे है डी ए, छोटू। अच्छा, अब आपको नहीं लगता अगर एरिया इतना छोटा, ये तो मैंने जूम करके दिखाया, जस्ट थिंक, ये तो मैं इतनी लाइंस बना पाया। अगर आज के लेक्चर में मैं इसको इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना चाहूंगा तो कल भी यही करूंगा, परसों भी यही करूंगा, नरसों भी यही करूंगा, जिंदगी के अंत तक यही करता रहूंगा, इसको स्ट्रिप बना बना के लाइन खींचता रहूंगा। ये तो पढ़ाना था इसलिए कुछ लाइंस बनाई, और तब भी बहुत प्यारा बनाया भाई। तो ये जो लाइंस हैं ये सिर्फ ये कह रही हैं कि आप उसको, उस पूरे एरिया को इतने छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए कि वो एक स्ट्रिप एक लाइन जैसी हो जाए। क्या भाई? एक स्ट्रिप एक लाइन जैसी हो जाए। यानी अगर इस थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप की बात की जाएगी, थिकनेस, तो वो होगी dx, क्योंकि इतना छोटा है। अभी एक लाइन मतलब एक पॉइंट नहीं हो गया, बट स्टिल व्हाई वी आर राइटिंग एज इट एज dx, बिकॉज दिस इज अ चेंज। अरे वो तो लेंथ है ना। एक्स लाइन पे आप जब उस स्ट्रिप के पहले लाइन पे जब आप यहां पर आए और आप जब यहां तक गए तो आपको नहीं लगता थोड़ा तो चले? अरे आप मतलब नॉट टेक इट एज लिटरली, सब एटॉमिक पार्टिकल है, मान ले सब एटॉमिक पार्टिकल, एकदम छोटू सा, दिखता नहीं है ऑब्वियसली, वो चला तो कितना चला? dx, इतना छोटा डिस्टेंस। लेकिन ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि इसके रिस्पेक्ट में द y विल नॉट चेंज, सो देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। यही तो चाहिए था। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ऊपर भी y, नीचे भी y। अबे ये y जनरल है, उस वर्टिकल एक्सिस को डिनोट करने के लिए। ये y उसके कोऑर्डिनेट को बता रहा है कि अगर मैं इस dx, ये देखिए ये कहां गया स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, अगर इस स्ट्रिप को ऊपर खींचूं और कर्व पे कटने पे यहां काट दूं तो वो मुझे वो जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो y है। एंड दैट कैन बी, मतलब अभी तो ऑब्वियसली बात है रैंडम होगा, कोई भी होगा, तो उसको जनरलाइज्ड एक नाम दे दिया y। यानी ये जो स्ट्रिप है इसका जो लेंथ था वो dx, सॉरी जो ब्रेड्थ है वो dx, और जो लेंथ है वो है y। थिकनेस कितना है dx और लेंथ कितना है y, बिकॉज यहां से आपको पता चल रहा है। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी dA, बोल जल्दी से dA कितना होगा, व्हाट विल बी dA? तो dA विल बी y इंटू dx। अरे सर ये क्या किया, ऐसा थोड़ी कर सकते थे, दिस इज रॉन्ग। क्या हम ऐसा कर सकते हैं भाई? सोच के बताएं। यस, वो एक स्ट्रिप के बारे में तो बात कर ही सकते हैं ना, एक स्ट्रिप का थिकनेस dx, इतना छोटा ऐसा एक बिंदु, बट जूम किया ना इसको 60x 90x, तब जाकर ऐसा, तो एक स्ट्रिप का तो एरिया मिल गया। तो सर एक स्ट्रिप का एरिया मिल गया, बहुत बढ़िया, ऐसे हर स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ दो। तो उसके लिए आप क्या करो कि ये जो आपने अभी dA लिखा y dx, तो ऐसे तो आप क्या करो, सिंपल है, आपने एक स्ट्रिप का निकाल लिया, ऐसे तो सारी स्ट्रिप का निकल सकता है, तो आप हर स्ट्रिप का एरिया निकालो और सबको जोड़ दो, जोड़ दिया। बट अरे सर ये तो समेशन का सिंबल है,
क्या ऐसा करना सही होगा, समेशन लगाना? अगर आप समेशन लगा भी देते हैं तो डोंट यू थिंक देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रिप्स which are having infinitesimal small area dA? यानी सिंपल सी बात है कि ये जो समेशन है उस छोटे से डीए का, व्हाट डू यू थिंक? ऐसे कितनी बार लिखना पड़ेगा? अरे भैया इनफाइनाइट बार लिखना पड़ेगा, तो ऐसा इनफाइनाइट बार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गो। सो लेट्स बिगिन अगेन। व्हाट वाज डीए? डीए क्या था? वो था वाई डी एक्स, एक स्टेप का एरिया। और ऐसे कितने एरिया? इनफाइनाइट। तो जिंदगी नहीं बतानी हमको, हम समेशन की जगह पे सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये तब होता जब गिने चुने काउंटेबल एंटिटीज होती। समेशन, अबे ये तुमने क्या किया? ये समेशन ही तो किया, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? समेशन कर रहे हो? नहीं, अब तुम ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ रहे हो। दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। And when the rate is changing continuously or the quantity y versus x is changing continuously, there is no break, there are no discrete values, it is continuous between 2 points, then you cannot add using summation. You have to use integration. तो ये जो लिखा है ये किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको x1 से x2 लगा दिया, और जब ऐसा किया तो हमें जो चाहिए था, क्योंकि डीए का मतलब सोच, अभी भी इंटीग्रेशन मतलब भी वही एडिशन, बट एडिशन किसके लिए? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए, तो वो भी एडिशन ही है। तो अगर कोई इंसान हर स्ट्रिप का एरिया छोटा छोटा डीए 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 जोड़ता जाए तो क्या होगा? इट विल गिव अस ए। सो व्हाट इज ए? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। ये इसकी डेफिनेशन निकल के आई। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? टेल मी व्हाट इज ए? तो ए इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब मुझे बताओ कि कौन सा कर्व? जो आपके नोन शेप्स में ब्रेक हो सकता था वो वाला कर्व, या स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व? ऑब्वियस ही बात है, स्मूथ, अ कंटिन्यूअस, अ कर्व। यानी एरिया अंडर द कर्व can be obtained by integrating it। और एक बात मैं क्लियर कह दूं, अब बाकी सब जान दो तेल लेने, पूरा डिस्कशन नहीं, मतलब याद रखना अभी थोड़ी देर के लिए, इस मोमेंट के लिए भूल जा सब कुछ। ठीक है, ये क्या है? कैसे पढ़ेंगे? मुझे बताओ इसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ के बताओ इसको। सर ये है dy by dx, यानी d by dx ऑफ y। व्हाट इज y? द फंक्शन। तो अगर आप y क्या था? इनिशियल y क्या था? फंक्शन था। तो आप उस फंक्शन को उठाते हैं और इस डिफरेंशिएशन ऑपरेटर में जाकर रख देते हैं और ये डिफरेंशिएट कर देता है। वैसे ही ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो ये क्या है? लाल गोले को देख, ये क्या है? तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y। अरे भैया ये था डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये है इंटीग्रेशन ऑफ y। अच्छा, यहां किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। यहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। और कहां से कहां तक? x1 to x2। Because when you were finding the instantaneous rate of change, which was differentiation, it was calculated at an instance. But when you are finding the area, it is not at an instance. It is accumulated over a range. Total change है ये x1 से लेके x2 तक। तो इस x1 और x2 को हम कहते हैं लिमिट। This is called as limit। ये भी लिमिट है। एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट। लिमिट हटा दें तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, बस। अब इस बात पे और ज्यादा अंदर मैं नहीं जाऊंगा, रीजन बीइंग इस पे अच्छे से डेप्थ में जाकर मैंने मैथमेटिकल टूल नाम का पूरा बड़ी मेहनत से, खून पसीना बिल्कुल नहीं लगा लेकिन मेहनत लगी है। एसी चालू था इसलिए पसीना इतना नहीं हुआ। ठीक है, चीप। तो ये जो एरिया निकाला, एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड किया। दिस इज टेलिंग अस कि जैसे आप इसको पढ़ते थे तो ये था dy by dx था, that was differentiation of y with respect, हाथ आगे चला गया, this was differentiation of y with respect to x, फ्रेम से बाहर चला गया। ठीक, तो आप उस फंक्शन को उठाते हैं और यहां पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहां सेम बात है, यहां भी डिफरेंशिएट कर, सॉरी देख रहे हैं भावना है, यहां किसको इंटीग्रेट करना है? y को। यानी फिर से वही बात है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, जो फंक्शन है, अरे y मतलब क्या? फंक्शन, इंटू dx from x1 to x2।
दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। कि ऑब्वियस ही बात है भाई, आपसे कोई एरिया अंडर द कर्व पूछेगा तो अगर कर्व देगा, क्या आपको लगता है कोई कर्व बना के देगा? अभी ये तो पढ़ाने के लिए था ना कि स्ट्रिप बनाओ और एक का निकालो फिर इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो। इंटीग्रेट मतलब जोड़ दो, समेशन भी जोड़ दो, एक ही बात है दोनों। लेकिन वहां डिस्क्रीट और यहां कंटिन्यूअस। उसी को ब्रेक करके बोल रहा है आदमी, बताइए आयरनी। तो इसको कैसे रीड कर रहे हैं, इसको कैसे रीड कर रहे हैं? यू कैन अंडरस्टैंड दिस। यहां पर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं और कर्व कौन सा है? कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व। मेक सेंस और नॉट? ठीक है। और ये जो x1 टू मतलब आपका x2 है, ये लिमिट है, वो तो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन देगा। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए मैं लिखूं एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ x dy, और इस बार x इज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, एरिया है x dy। पढ़ के बता क्या है वो x dy, पढ़ियो एक बार, पढ़ियो। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? व्हाट इज दिस? एक बार ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। वो जनरली क्या होता है, जनरली वर्टिकल जो आपकी एक्सिस होती है उस पे y होता है, हॉरिजॉन्टल पे x होता है, और अपने x एक्सिस जनरली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में टाइम मानते हैं, और ज्यादातर क्वांटिटीज टाइम के रिस्पेक्ट में निकलती हैं। इसीलिए हम dy बाई dx, dx बाई dt इस तरह से लिखते हैं। बट अगर इसको उल्टा सोच लूं तो, क्योंकि मेरे को तो मतलब सिखाना है ना, जनरल मतलब मन में बैठना चाहिए कि क्या कह रहा है। तो यहां पे ये है इंटीग्रेशन ऑफ x dy। पढ़ना कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। फंक्शन किसका है देख ले, x की जगह पे क्या लिखेंगे? f ऑफ y। तो एरिया क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y इंटू dy। लेट्स से वी हैव पुट द लिमिट y1 टू y2। यानी आपको, मैं पीछे जाऊंगा यहां पर, और मुझे बता 3 एरिया है यहां पर, a1, a2 एंड a3। मुझे बता, सॉरी a2 ही लिख दिया, a3। ठीक है, a1, a2, a3। मुझे बता इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dy। ठीक है, पहला वाला कौन सा है? तो मान लीजिए अगर कर्व सिर्फ ऊपर है तो पहला वाला a1 है, और अगर कर्व सिर्फ नीचे है तो पहला वाला अगेन a2 है, क्योंकि वो तो x सी dx y के मतलब y के साथ आपने dx लगाया। तो dx लगाने का मतलब क्या है? दैट वी आर फाइंडिंग दैट एरिया अंडर द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, वैसे इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट। बट टेल मी, इफ आई हैव रिटन इंटीग्रेशन ऑफ x dy, इसका मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में। दैट मींस द बेसिस एंड द एरिया एनक्लोज्ड विथ व्हिच एक्सिस नाउ? तो वो है y एक्सिस। तो यानी ये है a3। समझ रहे हैं इस बात को? तो जो लिखा है पहले उसको समझना सीख लें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इतना समझ गए कि एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एंड नॉट फॉर दोज कर्व्स which can be broken down to known shapes। अभी वो तो देख के निकाल ले। लेकिन जो कर्व नोन शेप में नहीं टूटेगा उसके लिए चाहिए इंटीग्रेशन, और वो इंटीग्रेशन का पूरा एक मेथोडोलॉजी है जिसको हमने स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल नाम के चैप्टर के फॉर्म में पढ़ा। ठीक है, होपफुली मैंने पढ़ाया। ठीक है, वो होपफुल इसीलिए बिकॉज आप उसे देख रहे हैं कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। Let's again define integration, and let's begin with the integration and take the application of integration and how integration is utilized in motion. We'll focus on that. ठीक है, तो let's again define integration. What is integration? Integration is process of finding the total accumulated value या total accumulation from a given rate of change। गिवन रेट ऑफ चेंज। अब अगर मैं सिर्फ इतना बोल के छोड़ दूं कि गिवन रेट ऑफ चेंज, तो मुझे बताइए ये सही है कि गलत है? ये गलत है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज नीडेड एंड द रेट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। सो अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से जो ये डेफिनेशन कह रहा है मैं उसको समझा रहा हूं। लेट्स से dy by dx इज r, एंड व्हाट इज r? द रेट ऑफ चेंज। और ये जो r है ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग रेट है भाई। ठीक है,
हर एक x पे, हर अलग अलग x पर dy बाई डी एक्स अलग अलग है, तो वो कंटिन्यूसली चेंजिंग रेट है, वो दिया है। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस क्या, एक ही तो है, तो dy कैन बी रिटन एज आर डी एक्स, dy मतलब रिटन एज आर डी एक्स, उड़ा दो, ठीक है, तो dy इज आर डी एक्स। अच्छा, अब यहां पर लगाया अपन ने इंटीग्रेशन, यहां x1 से x2 कर दिया। अच्छा, क्यों x1 से x2 किया सर? सिंपल है, अबे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, dx लिखा है, इसका मतलब क्या, तुम dx के रिस्पेक्ट में बोलोगे इंटीग्रेट हो रहा है, नहीं, d stands for small change in x. We have taken that small change so that for that small change the y remains a constant. y remains constant, तभी तो उस टिप का एरिया निकाल पाए थे। तो यहां पर जो अपना dy है वो है इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। अच्छा, यहां पर भी ये भी तो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dy, dy 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 इनफाइनाइट बाय dy जोड़ो, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एक्स, फिर से कह रहा हूं उड़ा दो, x1 टू x2, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो अगर ये सारे dy dy छोटा 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 एकदम छोटा छोटा, बूंद बूंद से सागर बनता है, यहां पर आता है, ये कहावत इसी के लिए थी, बूंद बूंद से सागर बनता है, dy इज बूंद ऑफ y, बूंद ऑफ y, और उस बूंद बूंद को जब जोड़ा तो समुद्र बन गया, समुद्र है y, सो y इज इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, एंड यही हमें क्या देता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया, और मैं यहां लिख रहा हूं एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व, एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व। और किसके रिस्पेक्ट में एरिया, कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया है, बोले भाई x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए देखिए लिमिट भी किसकी है, x की। अबे जिसके रिस्पेक्ट में एरिया निकालोगे लिमिट भी उसी की लोगे ना, कि इस x से इस x तक, y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इस y से इस y के, z के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इस z से उस z तक, उसके रिस्पेक्ट में, उसके बीच में आप एरिया एनक्लोज निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। एरिया एनक्लोज बोलना अभी सही नहीं रहेगा, ये शब्द भूल जाना, ठीक है, वो एरिया एनक्लोज आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, जब हम वर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे किसी साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है, शो ऑफ नहीं है, चिंता मत करिए, सिर्फ बता रहा हूं कि एरिया एनक्लोज्ड अभी अपने वोकैबुलरी से शब्द को बाहर निकाल दीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ एरिया अंडर द कर्व होगा। और यहां पर यह बता रहा है कि अगर हमारे पास उस y वर्सेस x कर्व का कंटिन्यूअसली चेंजिंग रेट है तो हम उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा y दे देगा। तो टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टोटल चेंज इन y, टोटल एक्यूमुलेशन इन y is given by the integration of rdx from x1 to x2, and this gives area under yx curve with respect to x. अब यहां एक गलती है, पॉज करिए, सोचिए क्या जानबूझ के किया, अरे जब ये लिखा तो इससे ये मिलेगा, ऑब्वियसली यहां से यहां जाएंगे तो वो मिलेगा। देखिए यहां से इस पॉइंट से यहां जाएंगे, मुझे बताइए यहां पे कुछ गलती है क्या, सोच के बताओ, पॉज करो, खुद सोचो, व्हाट इज दैट मिस्टेक, टेल मी। सिंपल, अबे जब तुम dy 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 जोड़ोगे तो y मिलेगा या डेल्टा y, डेल्टा y। तो बिकॉज वी आर फाइंडिंग द टोटल एक्यूमुलेशन, अरे कितना जुड़ा, कितना इकट्ठा हुआ, नमक के एक एक दाने को आपने उठाया, कटोरी में रखना शुरू किया, कुछ देर के बाद नमक बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तो हम उसे चेंज इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी बोलेंगे, बिकॉज इट इज मच बेटर टू से दैट। रीजन बीइंग, अगर आप चेंज को छोड़कर सीधा इस पॉइंट पर कूद जाएं कि वो आपको एक क्वांटिटी दे दे रहा है, y ही दे दे रहा है, तो भैया हो गया फिर। तो अभी जाकर एप्लीकेशन की जब बात करेंगे तो अपनी तो लग चुकी, क्योंकि अपने उस पॉइंट पर ही नहीं गए, उस पॉइंट को ही नहीं समझे कि इंटीग्रेशन क्या देता है। भाई डिफरेंशिएशन गिव्स अस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन गिव्स अस हाउ मच y हैज एक्यूमुलेटेड ओवर x। क्या बोला मैंने, differentiation gives us rate of change of y with respect to x, integration gives us how much y has accumulated, how much y has changed over x, तो वो टोटल चेंज देता है। तो इंटीग्रेशन गिव्स अस टोटल चेंज एंड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज आल्सो प्रोवाइडिंग अस द एरिया अंडर द कर्व। समझे इस बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, का है भैया एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है, पढ़ने से पता चला एरिया अंडर द कर्व मिलता है, बहुत खुशी। एंक्लोज्ड की अंडर अंडर। सेकंड है
क्या देता है? टोटल चेंज फ्रॉम अ रेट ऑफ चेंज। सिंपल अभी नहीं दिया था कि अगर dy बाय dx की वैल्यू r है, यानी वो रेट ऑफ चेंज जो r है दैट इज द कंटिन्यूअसली चेंजिंग रेट यानी रेट ऑफ चेंज, और उससे अगर मुझे डेल्टा y निकालना है तो सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ r dx उड़ा दो फ्रॉम x1 टू x2 विच इज ऑल्सो द एरिया अंडर कर्व। उसी को हमने पहला एप्लीकेशन बोल दिया। और लास्ट पॉइंट है एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी ओवर एन इंटरवल। आप उसको चेंज कहिए लेकिन साथ ही साथ मन में यह भी बिठा के रखिए कि वो एक एक्यूमुलेशन है। कि मेरे पास मान लीजिए वो होता है ना, ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट नहीं, हाँ ब्यूरेट ही, उसमें वो अपने क्या बोलते हैं, ब्यूरेट पिपेट, देखना पड़ेगा। वो ऐसा मान लीजिए आपने एक नली जैसा है, उसको आपने लिया, तो नाम भूल गया आदमी, ठीक है, वो पानी में डाला और पानी में डालने के बाद उसको ऐसे फिंगर रख लिया, तो जितना क्वांटिटी ऊपर तक आया होगा वो रह गया। दिस इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसको हम फ्लूइड में जाके बात करें, तो अब उसको ऐसे उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है। अब उसको धीरे धीरे अंगूठा उठा रहे हैं तो हल्का हल्का गिर रहा है, हल्का हल्का गिर रहा है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो जब आपने ऐसा तो बूंद बूंद जो भी गिर रहा है उससे बहुत सारा पानी नीचे इकट्ठा हो गया होगा। दैट इज द टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू और द टोटल चेंज इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी कंसिडरिंग द इनिशियल टू बी 0। तो वो फाइनल दे देता है, समझे भाई। एरिया अंडर द कर्व या जो भी एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी है वहां पे, वो अपने को मिल रहा है, सिंपल चेंज मिल रहा है। बट लेट्स से अगर आप बोलते हो मुझे डेल्टा वाई नहीं, मुझे वाई चाहिए, तो उसके लिए किसका डिमांड है? वाई इनिशियल का। लेट्स से वाई इनिशियल 0 है तो ये हमको वाई ही दे देता है, आर डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। समझे इसको कि नहीं? बट अगर मैं ये डेफिनेशन आपके साथ आपके दिमाग में उठाऊंगा, बार बार इसको बोलूंगा, तो आप यही याद रख के बैठ जाओगे और मैं गारंटी देता हूं आप आगे जाकर क्वेश्चंस रॉन्ग करोगे। इसलिए ये अलाउड नहीं है। तो व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग द टोटल एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी और द टोटल चेंज फ्रॉम अ रेट ऑफ चेंज, यानी इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। In differentiation, we are finding the change, and from that rate of change, we are obtaining the total change in a specific quantity, is called as integration. अब integration in motion क्या होता है? तो differentiation का एकदम ताबड़तोड़ सहारा लेते हैं। हमने कहा था कि v instantaneous is dx by dt, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि a instantaneous is dv by dt। क्या है instantaneous? dv by dt। अच्छा, तो अब ये जो v इंस्टेंटेनियस है, ये वो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, r, छोटा r नहीं था, वो ये है। एंड यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ लिखा है dx by dt। अब अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं और मैं लिखूं कि dx इज इक्वल टू v इंटू dt। अब ये मत सोचना सर v के नीचे का ins कहां गया, पानी में गया, देश की रक्षा में है, ins विक्रम नहीं। तो यहां पर ये जो v है ये इंस्टेंटेनियस ही है। अब यहां पर ऐसा लिखा और अपन ने क्या किया, लगा दिया ये इंटीग्रेशन का सिंबल। अच्छा, जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसको देखिए, किसके रिस्पेक्ट में आप v को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेटिंग v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने टाइम के छोटे छोटे इंटरवल लिए हैं, बहुत छोटे, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल इंटरवल। घड़ी जो ना पाए वैसे किसी के कान के नीचे आप रख के दो तो आपके हाथ और गाल के बीच में जो कॉन्टैक्ट टाइम इंटरवल होगा वो आप घड़ी में मेजर थोड़ी करेंगे। अबे मारना है, हाथ रख के सहलाना थोड़ी है कि वो मेजर करेंगे आप दो इंस्टेंस के बीच का डिफरेंस। इट्स वेरी 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 स्मॉल इंटरवल dt। तो यानी लिमिट कहां से कहां तक होगी, t1 से t2, t1 से t2। और इधर जो क्वांटिटी लिखी है dx, उसको देखेंगे तो वो बन जाएगा डेल्टा x, डेल्टा चेंज इन x, और ये है v dt फ्रॉम t1 टू t2। इसके थोड़ी और आपके अलग अलग वर्जन है, उसको भी लिख रहा हूं। तो ये क्या है, ये क्या लिखा क्या है, व्हाट इज दिस? तो दिस इज एरिया अंडर vt कर्व। क्या है? एरिया अंडर vt कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है? पोजीशन। क्या देता है भैया? पोजीशन। अगर पोजीशन देता है तो अभी भरता हूं मैं और ये दाग दूंगा। ये पोजीशन दे रहा है, ये पोजीशन है ये। अब डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन पोजीशन की पोजीशन होता है, तो चेंज इन पोजीशन। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स अस चेंज इन पोजीशन, नॉट पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ये एक पॉइंट मिल गया पहला।
रख लेंगे अपने पास, घर ले जाओ। फिर है ए इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अब ए इंस्टेंटेनियस फिर से थोड़ा बहुत जुगाड़ बिठाते हैं यहां वहां। तो ये लिखा ए इंस्टेंट, अच्छा धोखेबाजी, ए इंटू डी टी, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और लगा दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2। जब सारे डीवी जोड़े तो मिला डेल्टा वी, और वहां मिला इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम T1 टू T2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया अंडर एटी कर्व, एरिया अंडर एटी कर्व। एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया निकालते हैं तो वो हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी। सही है? नहीं, वही आरडीएक्स लाके उड़ा देंगे। तो एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या भैया? चेंज इन वेलोसिटी। वो हमें वेलोसिटी नहीं दे रहा है। अरे वेलोसिटी वो तब देगा जब इनिशियल जीरो होगा, और अगर इनिशियल नॉन जीरो हुआ तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। वो तो रह जाएगा फिर, बहुत गलत बात है। ठीक है, एग्जाम्पल पे चले गए, बहुत गलत बात है। तो यहां पर आप समझिए, इंटीग्रेशन इन मोशन में जो दो पॉइंट हमने निकाले, इसको हम एक बार समराइज कर देते हैं। तो समराइज क्या है? दो ही बातें सिंपल। एक कि चेंज इन पोजीशन विच इज xf माइनस xi इज इक्वल टू एरिया अंडर वी डी टी फ्रॉम T1 टू T2। चेंज इन पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं बाबू? डिस्प्लेसमेंट। और ये है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी कुर्ला वो वाला नहीं, वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। और सेकंड पॉइंट ये है कि चेंज इन वेलोसिटी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम T1 टू T2 which is area under AT curve, यानी एक्सेलरेशन टाइम का। तो क्या वो हमें वेलोसिटी देता है? नहीं, वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी। रिमेंबर दैट। लेट्स मूव डाउन टू एन एग्जांपल। जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए इतनी कहानी ना सुनाकर अगर डायरेक्टली एग्जांपल पर आता तो एग्जाम्पल करा के आगे बढ़ जाता। हमको भी खुशी, आपको भी खुशी, ना हमारी एनर्जी ना आपकी एनर्जी लगी, और हमारी खुशी में आपकी खुशी घुसी हुई है, तो हो गया काम। लेकिन आगे जाकर जब जब में ये टॉपिक आएगा, जहां जहां ऐसी कोई बात आएगी, उसी बात पे इतना स्ट्रेस देना पड़ेगा कि बहुत एनर्जी लगेगी, आपकी भी और मेरी भी। तो जब पहली बार जिंदगी में इंटीग्रेशन सुना और उसके एप्लीकेशन को देखा तो जी भर के सुनो। अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। का भैया? टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, और उसका फंक्शन है a ऑफ t इज 2t। अब a इंटू टी नहीं, a ऑफ t, यानी एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दैट फंक्शन इज a इक्वल टू 2t। ठीक है, इतना गिवन है। आगे बढ़ते हैं। इफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आर जीरो, आर बोथ जीरो एट t इक्वल टू 0, यानी जो u ऑफ 0 है यानी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और x ऑफ 0 यानी इनिशियल पोजीशन वो 0 मीटर है, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अपने पास एक्सेलरेशन है, और ये t सेकेंड में अपने पास ये फंक्शन है, ये रिलेशन है इनके बीच का, a इक्वल टू 2t। अब भाई को क्या चाहिए? चैन। वो कभी नहीं मिलता, एक ही दिन मिलेगा, परमानेंट। फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी v ऑफ t चाहिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। और लास्ट पॉइंट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी x ऑफ t। आपको नहीं लगता कुछ सर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि अपन डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा जा रहे हैं? अबे हाँ, जब तुमको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो तुमने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया टू गेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक और बार डिफरेंशिएट किया, यू ऑब्टेन्ड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जस्ट थिंक इन द रिवर्स ऑर्डर। If the acceleration in the function of time as a function of time is given, integrate it to get change in velocity, integrate it to get change in position.
ये पढ़ रहे हैं। तो अब शुरू कैसे होगा? तो बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन ना हुए है बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे dv बाई डी टी। इसमें कोई शक है भैया? किसी को भी थोड़ा भी मन में संकोच संचय कोई भी हो, कमेंट सेक्शन खुला है, भर दो। तो dv बाई डी टी इज 2t। सो भैया dv इज इक्वल टू 2t dt। अब दोनों बाजू लगाया इंटीग्रेशन। टाइम की लिमिट कहां से शुरू होगी? तो समय शुरू होता है 0 से, समय खत्म कहां होगा? किसी t पर। शुरू कहां हुआ? 0 से, खत्म कहां हुआ? t पर। समय है, खत्म तो होगा, फिर शुरू हो गया वैसे, लेकिन ठीक। तो स्टार्ट हुआ 0 से बिकॉज दैट वाज द बिगिनिंग इंस्टेंस व्हेन द मोशन स्टार्ट्स और द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स एनालाइजिंग द मोशन, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ एनालाइजेशन। तो यहां 0 से t, 2t dt। और फिर इधर, अच्छा ये ज्यादा हो गया, इधर ठीक है जो लिखा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dv। अच्छा तो dv कहां से शुरू होगा बताइए? dv कहां से स्टार्ट होगा? अबे जब तूने यहां पे टाइम का लिमिट लिखा, यानी जिसके साथ d लग जाता है लिमिट उसकी होती है, तो यहां पे भी तुमने v लिखा है, इस केस में v लिखा है, तो बताओ इसकी भी लिमिट होगी। बोलो बाबू इसकी लिमिट बोलो। तो सर 0 से v जाते, या कह लीजिए v ऑफ t, अच्छा लगेगा थोड़ा। v ऑफ t शुरू कहां किया? 0 से। अच्छा अब सिंपल सी बात है, करेस्पॉन्डिंग लिमिट्स आर पुट। क्या बोला भैया मास्टर? क्या बोला? करेस्पॉन्डिंग लिमिट्स आर पुट, कि जो तरह जैसे यहां पे t इक्वल टू 0 लिखा तो आप उसमें उसी के करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की लिमिट लिख रहे हैं। सेम वे में आपने कोई समय, कोई इंस्टेंस t मान लिया तो उसके करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज v ऑफ t, वही तो चाहिए। अच्छा अब dv का इंटीग्रेशन का आएगा भैया? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv? अब डायरेक्टली मत बोल दीजिएगा डेल्टा v होता है, वो तो पढ़ लिया, वो पढ़ाने के लिए था। अबे अब तो इंटीग्रेशन आता है ना, इंटीग्रेशन पढ़े थे हमने, याद है? क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड, देखिए भाई जाकर, ठीक है। वहां हमने ये सब पढ़ा है इंटीग्रेशन के बारे में। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बिकॉज वी हैव द लिमिट्स। जब एक जनरल समझना थोड़ी है कि क्या मिलता है, कि लिख के छोड़ दो डायरेक्टली कि सर डीवी 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 जोड़ने से डेल्टा वी मिलता है। मिलता तो वही है, लेकिन अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, फंक्शन है अपने पास। तो डीवी का इंटीग्रेशन बोल क्या आएगा? तो वो आएगा वी, और लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लिखा इनिशियल लिमिट, ऊपर लिखा फाइनल लिमिट, यानी वी ऑफ टी करस्पॉन्डिंग है, लिख दिया। और इधर गए इंटीग्रेशन से 2 बाहर निकाला, अंदर बचा टी डी टी, लिमिट है 0 से t तक की। नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं मैं इसको, ठीक। तो हमें क्या मिला उसी को मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसीलिए। तो हमें ये मिला कि भैया v लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट v ऑफ t है। और इधर RHS में था 0 से t, फंक्शन था 2t dt। लेट्स सॉल्व इट। तो यहां वाला तो पार्ट खत्म हो गया। देखिए ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे v ऑफ t बिकॉज इट गिव्स अस चेंज। देख चेंज ही दे रहा है, दे तो वही रहा है ना, बट अब तो इंटीग्रेट कर रहे थे तो उसको सॉल्व करो ना लिख के भाई। आप थोड़ी डेल्टा वी लिखने बैठ जाने का, बात एक ही है। डायरेक्ट लिखते तो भी यही आता, अरे डेल्टा वी आता है ना, तो वो तो चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है v ऑफ t, इनिशियल 0। बहुत है बढ़िया। और यहां लगाया 2 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा t dt फ्रॉम 0 to t। तो 0 0 है, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, v ऑफ t बचेगा। बताइए 2 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, t dt बोलिए इंटीग्रेशन। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये आंसर लिखा मैंने बे, कि बाकी सब कहां गया सर, dx vx बढ़िया लगता था वो लगा वगा के, ये सिर्फ आंसर लिखा सीधा। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा t 1+1 यानी 2 अपॉन 2, अरे n+1 अपॉन n+1, और लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स। जहां वेरिएबल था वो लगाया। भैया नीचे वाला 2 तो कांस्टेंट है, उसको काहे छेड़ रहे हो, खाली वेरिएबल पे लिमिट लगाओ, और 0 से t तक है। तो j वाला 2 कट गया, v ऑफ t बचेगो t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी v ऑफ t इज t स्क्वायर। ये अपना आंसर है। v ऑफ t क्या है? t स्क्वायर। लिमिट पुट करके ये आंसर निकला, ठीक है। अब आप नोटिस करिए कि ये जो मिला ये तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। भैया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से क्या अपना मुद्दा खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन की खुजली यहीं तक नहीं थी, उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं और बढ़ गई। और वो कह रहा है भैया
वेलोसिटी, आपने एक्सेलरेशन से शुरू किया, वेलोसिटी ऑब्टेन कर चुके हैं, एक स्टेप और आगे जाइए, पोजीशन भी निकाल के दीजिए। चलो निकालें, तो शुरू करते हैं वहीं से। v ऑफ t इज टी स्क्वायर। अब व्हाट इज v? dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे जब v ऑफ t का मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रिटन एज dx बाय dt, और dx बाय dt है t स्क्वायर के बराबर, और dx होगा t स्क्वायर dt। खींच दिया इंटीग्रेशन का सिंबल और लिमिट लगाते हैं। तो टाइम शुरू होगा 0 से और जाएगा t तक, पोजीशन शुरू होगा 0 से और जाएगा x ऑफ t तक। अरे कोई भी जनरल पोजीशन आप जो है आपका उसको x ऑफ t कह रहे हैं, तो लिमिट तो करेस्पॉन्डिंग है। सवाल ने बोला 0 पे 0 पोजीशन है, t इक्वल टू 0 पे 0 मीटर पोजीशन है, बट किसी t टाइम पर पोजीशन x ऑफ t होगा, लेट्स इंटीग्रेट इट। अब देखिए मैं इसको जैसे लिखा था स्टार्टिंग में वैसे सॉल्व कर देता हूं, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो dx जोड़ेंगे तो मिलेगा डेल्टा x, और डेल्टा x कहां से कहां तक? 0 से x ऑफ t। ये इंटीग्रेशन नहीं किया भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं लिमिट, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या देगा? डेल्टा x, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अच्छा, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल क्या आएगा? तो वो आएगा 2+1 अपॉन 2+1। जो वेरिएबल है वहां पर लिमिट लगाई 0 से t तक। सर यहां पे तो आपने डेल्टा x लिख दिया, अबे एक ही बात है ना यार, तुम उसको इंटीग्रेट करते x मिलता, फिर लिमिट पुट करते तो वो डेल्टा ही देता। यहां पे 2 स्टेप ज्यादा किया मैंने, कोई बात नहीं, यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया जो इससे पहले लिखा हुआ था, क्योंकि देता ही चेंज इन पोजीशन है। तो x फाइनल, व्हाट इज x फाइनल? x ऑफ t, व्हाट इज x इनिशियल? 0, दैट इज व्हाट चेंजेस, और ये आएगा 3³ बाय 3, 0 पे 0। तो x ऑफ t फाइनल आंसर 3³ बाय 3, फाइनल आंसर, फाइनल एकदम फाइनल फाइनल। तो ये रहा हमारा पहला आंसर, ये रहा हमारा सेकंड आंसर। अब इसको चेक करना है तो कर सकते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, फाइंड dx बाई dt, t³ बाई 3 का डिफरेंशियल बोल के आएगा t स्क्वायर, ये रहा t स्क्वायर का डिफरेंशियल, फिर से कर, डिफरेंशिएट कर, क्या मिलेगा? 2t रहा, यानी सही है। और इनिशियल, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल मतलब क्या? कब निकालते हैं इनिशियल? तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 सेकंड पर निकालते हैं इनिशियल। तो मुंडी के पीछे ये रहा, t इक्वल टू 0 इज इनिशियल। तो बोल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? पुट करिए यहां पर t की वैल्यू 0, तो 0 आएगा, वही बोला था उसने। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? बोलिए जल्दी से, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? 0, तो लग दे 0³ बाय 3, 0 आएगा। बहुत तक खुशी हुई। लेट्स टेक वन मोर, मन ना माने हैं भैया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वाह, जल ही जीवन है, पानी पीने का मजा अलग ही है, और तब जब आदमी मेहनत करे। ठीक है, तो आप भी करिए। नाउ लेट्स टेक मोर एग्जांपल, लेते हैं भैया। और जब मैंने कहा तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप मेहनत कर नहीं रहे, इट वॉज अ स्टेटमेंट फॉर दोज जो नहीं कर रहे, कि कहीं ना कहीं उनका जमीर अंदर से आवाज मारेगा और वो मेहनत करने लगेंगे। इट्स वेरी सिंपल, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड अ रीजन, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टार्ट फॉर समथिंग and a much more stronger one to continue. Because जैसे जैसे मैं आपको ये बात बार बार इसलिए बोलता रहता हूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका पैशन, आपकी एनर्जी सब नॉर्मल स्टेट में आते जाएंगे, ग्राउंड स्टेट पे आते जाएंगे। तो अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती किसी से एनर्जी ले लेके ऐसे भेजेंगे ना, तो वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा और फिर कूद के वापस आ जाएगा, फिर मारेंगे, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। अरे छोड़ो भाई, कम एनर्जी है कोई नहीं, पास वाले पे रहो, लेकिन टिके रहो, कंसिस्टेंटली रहो, एक एक करके जाएंगे। अपने को कोई जल्दी खुजली नहीं है ऊपर पहुंच के नीचे आ जाने की भैया। विल टेक स्मॉल स्टेप्स एंड विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंटिल एंड अनलेस वी हैव नॉट टेकन व्हाट वी वांटेड। वो खरगोश और जो कछुए की कहानी है, उसमें मेरे हिसाब से जो सीख है वो सिर्फ इतनी है कि इट्स अबाउट द एफर्ट व्हेन यू आर पुटिंग इट।
आप एक दिन एकदम ही पन्ने फाड़ के आग लगा दें और अगले दिन आप कुछ ना करें, शांति से बैठे रहें, 2-4 दिन यही करें, बहुत बेकार है ये उस इंसान के रिस्पेक्ट में जो हर दिन छोटा एफर्ट लगाते रहता है, बिकॉज उसका ब्रेन इस चीज के लिए यूज टू हो चुका है और वो जो हिंड्रेंस था नई चीज ट्राई करने का उसको पार कर चुका है, अब वो यूज टू है एंड करेगा। लेट्स टेक द एग्जांपल। A particle has an acceleration. A particle has an acceleration 60, 30. If initial velocity is 0, find velocity after 2 seconds. भैया इसको तो वैल्यू चाहिए। ओहो, ठीक है, लेट्स डू इट। इससे पहले वाला सवाल मैंने फंक्शन ऑब्टेन करने वाला करवाया ताकि एक जनरल डिस्कशन हो जाए कि डिफरेंशिएशन का ये उल्टा क्यों है, लेकिन अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो इस बात पर चर्चा होगी कि भैया एक वैल्यू ऑब्टेन करनी है। जाना वैसे ही है। शुरुआत देखिए, शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है a इज इक्वल टू 60, नॉट 60, 6t, इज द वेरिएबल टाइम, सेकेंड्स में कुछ भी हो सकता है अपने। ओके, तो इफ इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, अपने को क्या, अपने को है बे t सेकेंड में है, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में होगा, सेकेंड स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब a इक्वल टू 6t है और अपने को चाहिए वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, यानी अपने को चाहिए v ऑफ 2। अच्छा जी, अगर तुमको v ऑफ 2 चाहिए यानी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड चाहिए तो कैसे ऑब्टेन होगा? सिंपल है, सबसे पहले a इज इक्वल टू 6t में a को लिखें dv बाई dt, dv यहीं रखें और dt को भेज दें जहां उसका एक और भाई dt बैठा है, सॉरी t बैठा है, ठीक है, दोनों जगह dt नहीं बैठे, एक जगह t बैठा है, एक जगह dt बैठा है, ऊपर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट्स अप्लाई द इंटीग्रेशन एंड व्हेन यू आर पुटिंग द लिमिट्स यू हैव टू कंसीडर द लिमिट शुड बी करेस्पॉन्डिंग। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो dv देता है डेल्टा v और डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। t dt का इंटीग्रेशन जल्दी से बोलिए क्या आएगा? तो वो आएगा t स्क्वायर बाय 2। वेरिएबल पॉइंट पर लिमिट लगाते हैं 0 से 2, 2 और 6 कटा, बचा 3, तो v ऑफ 2 इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो v ऑफ 2 इज 12 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर मिला। अगर फंक्शन चाहिए होता, लेट्स से वी वांट टू ऑब्टेन द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उस केस में कछु नहीं करना, ये जो आपने 2 सेकंड लिख दिया इसकी जगह पे t लिख दो, खत्म बात। अबे वो भी कर लेते तो कोई प्रॉब्लम था कि अगर मान ले t लिखकर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड कर लेते तो हर समय पे आने वाली वेलोसिटी मिल जाती और जब जब मन करता तो t की वैल्यू पुट करते और जब जब वेलोसिटी चाहिए थी तो खुशी खुशी ले लेते। सिंपल। We can also obtain the function also. We can also obtain the function also. वाह, गलत है ये। We can always obtain the function whenever we want. But उसकी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन जो कह रहा था मैंने वो किया बस। Next point. Let's take one more. Velocity of a particle is given by v equal to 40 if initial position is 0. Find the displacement in 3 seconds. अच्छा जी, यानी इस बार शुरू किया है भाई ने वेलोसिटी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v इक्वल टू 40, इनिशियल पोजीशन इज 0, 0 यानी x ऑफ 0 इज 0, v इज गिवन एज फंक्शन ऑफ 40 और बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट दो 3 सेकंड में। क्या वो पोजीशन बोल रहा है 3 सेकंड के बाद? नहीं, वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट दो। लेकिन क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है तो उसको हटा दीजिए, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो पोजीशन ही हो गया। समझे आपकी नहीं? अरे भैया इनिशियल 0 है तो 0 को माइनस करने से कोई इंपैक्ट आने वाला है नहीं, तो आप 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, अगर पार्टिकल शुरू ही 0 पोजीशन से कर रहा है x इक्वल टू 0 मीटर से, यानी आपको जो 3 सेकंड बाद मिलेगा वही पोजीशन है और वही चेंज इन पोजीशन भी है, and change in position is called as displacement. So let's begin with the function. So v is equal to 40 and what is v? Rate of change of position यानी dx by dt is equal to 40 and dx is equal to 40 dt. दोनों साइड पे हमने लगा दिया है इंटीग्रेशन का सिंबल
और टाइम की लिमिट लगाते हैं। टाइम की जब हम लिमिट पुट करेंगे तो टाइम की लिमिट देख लीजिए 0 से 3 सेकंड की है, और पोजीशन भी जाएगा 0 से x(3) तक, क्योंकि करस्पॉन्डिंग लिमिट 0 पे 0। वाह, तो ये मिला x(3) - 0, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो वही डिस्प्लेसमेंट, वही पोजीशन है। 4 बाहर निकाल लेते हैं, t dt बचेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 3। t dt वो जल्दी बोलिए, इंटीग्रेशन क्या आएगा भैया? तो t dt आएगा t²/2। जहां पे वेरिएबल है वहां पे लिमिट लगा दिया, 2 ने 4 को काटा, बचा 2, लिमिट पुट किया, 3 का स्क्वायर यानी 9 - 0 तो 9 ही बचेगा, और यहां बचेगा x(3). ओके, ठीक है, मुंडी नहीं छुपाई, शरीर नहीं छुपाया। वाह, तो x(3) क्या है? 2 × 9 क्या आएगा? 18। यूनिट बोलिए जल्दी से, मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट भी 18 मीटर है, फाइनल पोजीशन भी 18 मीटर है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इन समरी, अगर a एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है तो भैया v एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लो। डैश का मतलब सर डिफरेंशिएशन होता है, आपने कहा था। अबे डैश का मतलब ये बताना है कि ये सेम फंक्शन नहीं है, तो भूल जा वो कहानी, अब यहां देख। तो अगर इफ a is given as a function of time, you'll obtain velocity as a function of time, and from that you'll obtain the position as a function of time। और ध्यान दीजिए, मिलेगा चेंज ही। मैं जब कह रहा हूं वेलोसिटी मिलेगी या पोजीशन मिलेगा, तो ये नहीं सोचने का सर इनिशियल कहां गया, आपने डेल्टा कहा था। अबे मिलेगा वही, उसकी चिंता मत कर। ये सिर्फ बता रहा हूं कि जैसे डिफरेंशिएशन करते टाइम हमने ये सोचा कि शुरुआत होती है x एज अ फंक्शन ऑफ t से, उसको डिफरेंशिएट करने से मिलता है v एज अ फंक्शन ऑफ t, और उसको डिफरेंशिएट करने से मिलता है a एज अ फंक्शन ऑफ t। यानी शुरुआत यहां से हुई थी, अंत यहां था। यहां शुरुआत इधर से हो रही है, यानी ये पॉइंट, और अंत यहां है। ठीक समझे? उल्टा है। तो ये है। अच्छा, तो मैं अब जो हमें समरी में पॉइंट मिला, खाली वो लिख रहा हूं कि डेल्टा v इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t1 टू t2, एंड डेल्टा x इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम t1 टू t2। यानी एरिया अंडर AT कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t1 टू t2 गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल इज नोन, फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। इफ इनिशियल इज 0, पंगा ही खत्म। यहां पर चेंज इन पोजीशन इज ऑब्टेन्ड बाय एरिया अंडर VT कर्व, and or else you can say integration of v with respect to t from t1 to t2। चलिए, बट अगर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन हुआ तो क्या करिएगा? बोलिए। जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं था, टी 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 खूब खेल लिया, अब आ गया पोजीशन। अरे ही का है, अब आ गया पोजीशन, तो अब क्या करेंगे? सिंपल। अरे जब हमने वहां पे लिखा था कि a को हम v dv by dx भी लिख सकते हैं, तो इसी को थोड़ा जुगाड़ बिठा देते हैं, काम हो जाएगा अपना। तो इफ a is given as a function of position and we want to obtain the velocity as a function of position, तो देखते हैं इससे मिलेगा क्या। शुरुआती पॉइंट यही है, we have the acceleration in terms of position, a is a function of position, मिल यही रहा, इनिशियली यही है। अब अगर मुझे इससे क्या मिलेगा, थोड़ा इस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, और मैं लिखता हूं इसको v dv इज इक्वल टू a dx। ठीक है, अब मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन, और ये लगाया इंटीग्रेशन का साइन। ठीक, थोड़ा अच्छा साइन लगाते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया। अब मुझे बता, यहां पर वेरिएबल कौन है? यहां किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x। तो लिख x1 टू x2। यहां बोल वेरिएबल, सॉरी, यहां बोल वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में? तो v। लिमिट किसकी होगी? v। तो मान ले इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, तो ये लिमिट हो गई। ये v जो लिखा है ये जनरल है, ये वेरिएबल वैल्यूज की बात कर रहा है। ये फाइनल वेलोसिटी, ये जो लाल रंग से v लिखा है ये फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो v dv गिव्स अस v²/2। वेरिएबल के बॉक्स बनाया, इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट v। और इधर वाले को छेड़ सकते हैं अपने? छेड़ तो किसी को नहीं सकते भाई, कानूनन जुर्म है। लेकिन क्या हम RHS के साथ कुछ कर सकते हैं? नहीं। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर फंक्शन। हाँ, चाहो तो आप लिख दो, खुश होने के लिए आप लिख दो कि भैया 1/2 बाहर ले लो, स्क्वायर ब्रैकेट है v² का, लिमिट है u से v, और RHS साइड पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ a dx फ्रॉम x1 टू x2। दोबारा छाप दिया बस मैंने, खाली 2 बाहर लेकर, जो यहां लिखा था उसी को।
लिमिट पुट करेंगे, ये मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 कॉमन लिया नीचे, इज इक्वल टू ए की जगह पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। तो क्या ये कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी हमको दे रहा है? अरे जैसे हमने ये कहा कि एरिया अंडर एटी कर्व गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन, जब हमने ये कहा तो उस पॉइंट पर वी वर ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, और रादर वी शुड से वी वर ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर चेंज इन दैट क्वांटिटी। लेकिन अब कोई क्वांटिटी में चेंज मिल रहा है कि बस एक तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 मिल गया, बस खत्म बात, जस्ट मेमोराइज इट एंड बी डन विद इट। अगर वो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछेगा तो इसके एक स्टेप और आगे जाएंगे, क्या कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ हमें। जैसे इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, हम उधर जो फंक्शन यहां दिया होगा इस फंक्शन को लिखेंगे और लिखकर सॉल्व कर देंगे, और फिर यहां पर जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। मेक सेंस और नॉट? ठीक, जो सिस्टम अवेलेबल है उसी पे जुगाड़ कर रहे हैं, उसी पे काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। ठीक, पेशेंस। ठीक, लेट्स टेक एन एग्जांपल। A particle moves along a straight line. A particle moves along a straight line. Such that its acceleration is directly proportional to its position. का है a equal to 2x. At the initial position x equal to 0, the velocity is 0. जैसा मैंने कहा ना, देखो मैंने आपको यह बता दिया कि जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूं, तो मेरा पर्पस छोटे छोटे सवाल लेकर आपको थ्योरी से अवगत करा देना है, आपके दिमाग में एक सेंस बैठा देना है कि भैया ये है थ्योरी, रख लो अपने पास, बैठा लो दिमाग में, बैठा लो। लेकिन आपको क्या लगता है उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? नहीं, फॉर दैट पॉसिबिलिटी वी नीड अ सेपरेट डिस्कशन। बट वही अभी करने लग गए तो भैया हो गया। उसके लिए लेक्चर्स बीच बीच में डलेंगे, वो आपको मिलेंगे, आप जैसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये है बीच में, ये भी है। डोंट वरी। अब उसको चाहिए क्या? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। यानी जो इससे पहले हमने देखा उस सोच को ही यहां पे अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ ए dx फ्रॉम x1 टू x2। जो मैंने इससे पहले डिराइव किया, निकाला, याद कर लिया। एंड फिजिक्स में कुछ याद करने जैसा नहीं होता, चीजें अपने आप याद हो जाती। ये किसी भी सब्जेक्ट की कहानी है। फॉर एनी सब्जेक्ट when you are dealing with a subject, remember one thing, उसको कोई रात दिन बैठ के 10वीं कक्षा की तरह इस तरह से शरीर को आगे पीछे करते हुए मेमोराइज नहीं कर सकता। ये तरीका नहीं होता। जब आप उस सब्जेक्ट के साथ हाथापाई करते हैं, जूझते हैं, परेशान होते हैं, खुश होते हैं, जब उसके साथ दिन बिताते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम बिताते हैं रोज, अपने आप चीजें यहां बैठने लगती हैं। तुम्हें क्या लगता है फिजिक्स में वो ABCD लेटर्स होते हैं, वो पेपर पे लिख के याद करोगे? AB/C का है भाई, क्या मतलब है इसका? फाड़ के फेंक इसको। वो अपने आप जब चीजें समझ आएंगी, इधर बैठेंगी, याद हो जाएंगी, अननोइंगली दिमाग में बैठ जाएंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन अननोइंगली बैठ चुका है ना दिमाग में, क्योंकि इतनी बार सुना, इतनी बार यूज किया। चलिए, तो ये मिल गया। अब अपने को चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। शुरुआत है a इक्वल टू 2x से, यानी वी हैव a इक्वल टू 2x। अब इस a इक्वल टू 2x को उठा के a की जगह पुट कर दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a की जगह पे मैंने लिख दिया 2x एंड इट इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू dx। व्हाट इज द लिमिट ऑफ x? अरे फंक्शन चाहिए ना भैया। तो अगर फंक्शन चाहिए तो x इनिशियल का है 0 और x फाइनल का है लेट्स से x ही है। अरे कोई x पे फंक्शन चाहिए ना, तो अगर मैं पुट कर दूं तो खत्म, तो उससे तो वैल्यू मिल जाएगी, जो हमने इससे पहले एक सवाल किया उसमें किया। क्योंकि हमें फंक्शन नहीं चाहिए था, लेकिन उससे पहले हमने सवाल किया जहां हमने फंक्शन ऑब्टेन किया। तो जहां फंक्शन निकालना है भैया, फंक्शन ही फंक्शन है। तो वी स्क्वायर माइनस, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u कितना है? तो 0 का स्क्वायर। कैसे पता? अबे क्वेश्चन ने बोला, ये देख, इफ इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 0।
इनिशियल पोजीशन कब होता है भैया? t इक्वल टू 0 पर। और वैसे भी आप अभी टाइम की चिंता कर ही क्यों रहे हैं? when you are dealing with x and v then you have to consider the corresponding limits 2 बाहर निकाला, x dx जल्दी बोल, x स्क्वायर बाय 2 से 2 काट देंगे, 2 मिनट में रुकिएगा, 0 से x जो वेरिएबल है उसके बाद लिमिट लगा दिया, तो यहां बचा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया और यहां बचा x स्क्वायर लिमिट पुट करके। तो v को सॉल्व किया तो ये आया 2x स्क्वायर, रूट में ले लेंगे, कब भैया? रूट में ले लेंगे। और इसका फाइनल आंसर मुझे बताइएगा, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? रूट लिया ना अपन ने, तो फाइनल आंसर क्या होगा? वो होगा प्लस माइनस रूट 2x। दिख रहा है? प्लस माइनस रूट 2x। अरे रूट लिया ना भाई, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, फंक्शन है ना, स्क्वायर करके देख ले। आप जब उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस रूट 2x और प्लस रूट 2x दोनों ही क्या देने वाला है? 2x स्क्वायर। यानी वेलोसिटी दोनों पॉसिबिलिटी बेयर करती है, यानी वेलोसिटी कैन बी प्लस रूट 2x एंड वेलोसिटी कैन बी माइनस रूट 2x। जस्ट एक डिस्कशन कि जब आप स्क्वायर रूट करते हैं, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी फंक्शन है, इसीलिए फंक्शन के केस में। ठीक है, चलिए। जैसे एक सवाल है, बहुत गूंजता है, मैं सुनता हूं, पता नहीं कहीं तो सुना है, याद क्यों नहीं आ रहा। रूट 9 की वैल्यू किसी ने बोला था, कोई टीचर ही था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, कोई टीचर ही था, उन्होंने बोला था, मैथ्स के टीचर थे आई थिंक कोई। उन्होंने बोला रूट 9 की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो बच्चे बोले प्लस माइनस 3। ठीक है, रूट 9 की वैल्यू क्या? प्लस माइनस 3। अच्छा, अब इस केस में पॉसिबिलिटी दोनों की एग्जिस्ट नहीं कर रही है भैया, रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? 3, खत्म बात। लेकिन when you are dealing with a function, a possibility it can have 2 plus minus root 2x। ठीक, चलिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं, मैथ्स वालों की दिक्कत है, अपन तो भैया फिजिक्स, लेकिन भाषा है भाषा। ठीक है, तो कैलकुलस की समरी क्या कहती है? कैलकुलस की समरी कहती है, पहला पॉइंट, डेल्टा v is a dt from t1 to t2। सेकेंड, डेल्टा x is v dt from t1 to t2। Third, v square minus u square by 2 is integration of a dx from x1 to x2। ये कैलकुलस की समरी है। दिस इज द समराइजेशन फाइनली। ये घर लेके जाना है अपने को, 3 चीजें अपने पास चाहिए, और अगर चाहो तो एरिया भी लिख दो, ये एरिया अंडर 80 कर्व, एरिया अंडर 80 कर्व, ये है एरिया अंडर VT कर्व, एरिया अंडर VT कर्व। अरे जिस टाइम इंटरवल के बीच में आप एरिया निकालेंगे उतने ही टाइम इंटरवल के करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोजीशन मिलेगा। जितने एरिया अंडर द कर्व आप 80 कर्व का एरिया निकाल रहे हैं, जितने टाइम इंटरवल, जितने टाइम के लिए आप निकालेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज इन वेलोसिटी भी मिलेगा। लास्ट वाला कहता है कि एरिया अंडर AX कर्व, एरिया अंडर AX कर्व, और एरिया अंडर AX कर्व जिस x की रेंज में आप निकाल रहे हैं उसी x1 के करस्पॉन्डिंग, x1 के करस्पॉन्डिंग है u, x2 करस्पॉन्डिंग है v, उसी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू ऑब्टेन होगी जिस पर्टिकुलर इनिशियल x से आप फाइनल x तक गए हैं उस एरिया को निकालने के लिए। तो ये हमारा कैलकुलस का समरी है। अब इस समरी को हम कहां इस्तेमाल करेंगे उस पर जाएंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन, ये स्टार्टिंग में करते हैं वैसे, लेकिन मैंने ये सोचा अगर मैं इस डिस्कशन को स्टार्टिंग में करूंगा तो हम उस एक्चुअल पॉइंट से डिविएट कर जाएंगे जिस पे हमें फोकस करना था। जब मैंने आपको चिप्स का एग्जांपल दिया बच्चे का जिसका चिप्स में खा गया, तो मैंने ये बोला कि भैया जब इनिशियली वो चिप्स आंखें थे, पूरे थे और हम एक एक करके चिप्स निकाल पा रहे थे, तो दे वर डिस्क्रीट काउंटेबल नंबर्स। लेकिन जब उसने एकदम क्रोध में उसको पूरा चूरा करके एकदम टाइनी पार्टिकल्स, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया, तो अब मैं उसको जोड़ना गिनना इतना आसान नहीं, तो उसके लिए पूरी ब्रांच कैलकुलस की बनानी पड़ी, एंड दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। यानी एडिशन, जोड़ना, समेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है डिस्क्रीट समेशन, वेयर द डेटा इज डिस्क्रीट। कुछ ही हैं, 5 पेन हैं, जोड़ दो। एक पेन को किसी ने ऐसा
तोड़ के ऐसा महीन एकदम ऐसे मिक्सी में पीस दिया, मिक्सर ग्राइंडर में पीस के एकदम ऐसे छोटा छोटा बारीक एकदम झड़ने लगे, ऐसा कर दिया। अब बोले जोड़ो पेन, निकालो कितने पीस है पेन के, ठीक। तो व्हेन यू हैव द डेटा सेट जहां पर आपका इंडिविजुअल काउंटेबल वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स या फाइनाइट डेटा पॉइंट्स, देन यू विल बी यूजिंग डिस्क्रीट समेशन, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं इससे, समेशन से। और ये था इंटीग्रेशन। ये कब चाहिए? व्हेन यू हैव कंटिन्यूअस समेशन, जोड़ते ही रहो। व्हेन द डेटा इज कंटिन्यूअसली स्प्रेड ओवर एन इंटरवल, नॉट जस्ट काउंटेबल पॉइंट्स। कि जो डेटा है वो कंटिन्यूअस है। मैंने जैसे कहा कि 1 से लेके 5 तक सारे इंटीजर्स जोड़ो, 1 से लेके 5 तक सारे इंटीजर जोड़ो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 खत्म। बट अगर मैं ये बोलूं कि 1 से लेके 5 तक जितने नंबर्स हैं सबके सब जोड़ दो, तो देयर आर इनफाइनाइट्स, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी नंबर बिटवीन 1 and 5। कितने हैं? इनफाइनाइट। अब यहां पे ध्यान से देख, ये क्या लिखा हुआ है मुझे पता, इसको ओपन करके बता सकते हो क्या होता है? तो ये लिखा है समेशन ऑफ AI, जो आजकल बहुत फैल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, समझे? ऐसे प्रोफेशन में जाएं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अफेक्टिंग यू द लीस्ट। ये सिर्फ एक सतर्कता वाली बात है, अभी नहीं, लंबे समय की सोचकर, ठीक है? टीचिंग AI से बहुत बढ़िया, लेकिन बेइज्जती कौन करेगा? एहसास कौन दिलाएगा? तो अब यहां पर AI का समेशन लिखा है फ्रॉम i = 1 to 5। जस्ट टेल मी, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो AI में पहले लिखूंगा A1 + A2 + A3 + A4 + A5, यानी कितने डेटा सेट पॉइंट है? 5। तो अगर मान लीजिए y वर्सेस x कर्व में इन डेटा सेट्स को मुझे शो करना है, तो आपको लग रहा है ये क्या शो किया? देखो 5 बिंदु बना दी, 5 बिंदी लगा ले, 5 बिंदु बना दी, और इतने ही, यही आपके डेटा सेट्स, यही डेटा पॉइंट्स हैं, उनको उठा के जोड़ दिया, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक। अच्छा, अब यहां क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ x dx। भैया ये y, ये x, यहां जो डेटा पॉइंट्स हैं लेट्स से ऐसे, ठीक है। फंक्शन की चिंता मत कर, ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस फंक्शन को, चलिए ज्यादा ही किसी का मन कर रहा है एग्जैक्ट होने का, तो स्ट्रेट लाइन बना चलेगा, उस पर फोकस मत कर, ठीक है। वो पहले वाला तो रॉन्ग ही था, इसलिए हटा दिया। तो यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 5। इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा? 1 to 5। पहले x dx बोल के आएगा x²/2, लिमिट कहां से है? जो वेरिएबल है उसके साथ लिमिट लगाया 1 to 5, 1/2 बाहर रखने का, और ब्रैकेट में x² फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 नहीं, 1 to 5, तो 1/2 बाहर रखा, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 1, बचा 24, 24/2 12, तो ये 12 दे रहा है। यानी एक तरीका था कि भैया 1 से लेके 5 तक x dx, यानी वी हैव टू फाइंड द टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। वो टोटल एक्यूमुलेशन फाइंड करना था, 12 आया। कोई कंपैरिजन नहीं कि सर इसका आंसर क्या आएगा, ये थोड़ी बोल रहा हूं मैं तो ये बता रहा हूं कि यहां देखो 5 बिंदु है, बस उन बिंदु के बीच में कुछ दिख रहा है? खाली है। यहां पूरी एक रेखा है वही वाली, यानी 2 पॉइंट के बीच में भी है पॉइंट, और उस 2 पॉइंट के बीच में भी है पॉइंट, उन दोनों पॉइंट के बीच में भी है पॉइंट, उन दोनों पॉइंट के बीच में भी है पॉइंट, यानी कंटिन्यूअस है। देयर इज नो ब्रेक। यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट बिटवीन 1 to 5 व्हेन यू आर डूइंग इंटीग्रेशन। तो आसान भाषा में कहें तो डिस्क्रीट समेशन जब भी करना हो, डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स हो, सेट ऑफ काउंटेबल एंटिटीज हो, तो यू गो फॉर समेशन। एंड व्हेन यू हैव अ कंटिन्यूअस डेटा पॉइंट, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो यू गो फॉर कंटिन्यूअस समेशन, दैट इज इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है। जब कोई घर बनवाता है तो घर बनवाते वक्त 2 चीजों की बात हो रही है, एक ईंटें ब्रिक्स एंड अदर इज वेट सीमेंट, ठीक है। सीमेंट सूख जाएगा तो क्या करेंगे? मार मार के खेलेंगे, ठीक। तो अगर कोई बोले कि ईंटें कितनी लगेंगी, तो वो काउंट हो सकती हैं जितनी ईंटें लगे, ठीक। बट अगर मान लीजिए कोई ये बोले कि जो वेट सीमेंट हम पोर कर रहे हैं उसके कितने ड्रॉप्स लगेंगे, तो कितने हैं? इनफाइनाइट। सो इंटीग्रेशन इज लाइक पोरिंग वेट सीमेंट, क्योंकि जब वो आप एक एक करके छोटी छोटी क्वांटिटी गिर रही होगी तो टोटल एक्यूमुलेशन दिख रहा है कि अच्छा हाँ सीमेंट फैल गया,
दैट इज इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस समेशन, हर बार, हर कोई बीच में गैप नहीं, पूरा पूरा टोटल एक्यूमुलेशन चाहिए। लेकिन अगर यहां बात करें डिस्क्रीट की तो ईंटे थे, ईंटे मतलब कुछ गिने चुने। ऐसा थोड़ी होगा कि यार अब सोचो, अब ठीक है मान लिया ब्रिक्स का नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है फिर भी काउंटेबल तो है। लेकिन सीमेंट का नंबर काउंट करने बैठोगे तुम, कितने कण है उसमें ये काउंट करने बैठोगे तुम, नहीं, सीमेंट का वॉल्यूम निकलेगा। The total accumulated quantity is our interest, and how the particular cement is being poured on the walls, उसका कोई रेट होगा, वो रेट हमें दे दो, हम उस रेट को इंटीग्रेट करके टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू ओवर दैट टाइम पीरियड निकाल देंगे, जितनी देर भी चाहिए। समझ गए कि नहीं? ओके अब अगर आपके मन में यह डाउट आ रहा है कि सर आखिरी में जे पॉइंट उठाने का पर्पज था, तो भैया हम एक ही बात बोलेंगे आपको, और वो क्या है, एंड दैट इज कि आप जब चीजों को एक रोलर कोस्टर की तरह सीखते हैं ना, कि पहले थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिया, फिर एक्चुअल बात बताई, फिर एग्जाम्पल लेके समझाया, लास्ट में एकदम क्रक्स दे दिया कि यही है इंटीग्रेशन। तो अगर इस पेन के 10 पीस किए जाएं और बोले इनकी लेंथ जोड़ दो, जोड़ के बताओ टोटल कितनी है, और इनके इनफाइनाइट पीसेस एकदम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक एक ऐसा पीस अलग अलग, और बोले भैया जितना पीसेस आया सबको ऐसे जोड़ जोड़ के एक एक बिंदु रख रख के बताओ कितना है, टोटल लेंथ निकालो। तो जब मैं 5-7 इसके पीसेस करूंगा तो मैं डिस्क्रीट समेशन करूंगा, जोड़ पाऊंगा, गिन पाऊंगा। लेकिन जब मैं इसके इनफाइनाइट पीसेस करके ऐसा एकदम नमक की तरह महीन कर दूंगा, तब मैं एक तरीका, एक वे, एक टूल यूज करूंगा, एंड दैट इज इंटीग्रेशन। Up to this point we had integration, and in the next class we'll begin with the derivation of uniformly accelerated motion. जो उसकी इक्वेशंस हैं, यूनिफॉर्मली शब्द ही खा गया मैं, इक्वेशंस, ठीक है, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डेरिवेशन क्या होता है? अबे इक्वेशन का, बे जो इक्वेशंस आप काफी सालों से यूज कर रहे हैं, होपफुली काफी साल नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अरे मतलब एक ही क्लास में बहुत साल से हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली। तो आप यहां पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलकुलस, दैट इज द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से, अगर किसी बंदे ने इंटीग्रेशन बनाया, कैलकुलस, जस्ट थिंक उसने अपनी जरूरत को कितना तवज्जो दिया। वो ये मान के बैठ नहीं गया कि अरे यार इस पेन के तो महीन पीसेस हो गए, अब कैसे निकालूंगा टोटल लेंथ, टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैसे निकालूंगा, सीमेंट कितना एक्यूमुलेट हुआ कुछ टाइम में वो कैसे निकालूंगा। तो दुनिया में इतना सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होता। तो उस बंदे ने बस एक चीज का ध्यान रखा, अपनी जरूरत, और उस जरूरत को इतना स्ट्रांग बना दिया कि उसके लिए लगा रहा चाहे कई साल काम करना पड़ा। एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू। Your reason of getting to that point where you want to go, your desired selection, your desired seat, your desired college, your desired location, can be anything. That reason should be so strong that psychologically you stop, everything stops affecting you, and you use everything in your advantage. So at the end, whatever you begin, take it to the end.